दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। एक दिन आएगा, प्यार हो जाएगा। हो मैं आग दिल में लगा दूंगा वो जो पल में पिघल जाओगे। दिलबर मेरे दिल से मिलेगा जो दिल तो महकने लगोगे। तुम मेरी बाहों में आके बहकने लगोगे। हो दिल मचल जाएगा, प्यार हो जाएगा। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में बिखर जाओगे। वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सारे मेरे प्यारे भाई और बहनों? कैसे हो आप लोग सारे? काफी तकलीफ में दिख रहे हैं सर। ऐसी कोई बात नहीं, गाना तकलीफ में है। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सारे? आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी जी। शुक्रिया किशोर कुमार जी को मैं क्रेडिट देना चाहूंगा इसका। ये गाना किशोर कुमार जी के द्वारा गाया हुआ है। हाँ जी, बताइए कैसे हैं आप सारे? फटाफट लाइक कर दो यार तुम लोग। लाइक नहीं करते हो, सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। फटाफट लाइक कर दो एकदम। जब तक तुम लोग जितने लोग हो उतने लाइक नहीं करोगे तब तक मैं दर्शन ही नहीं दूंगा। महक गोयल जी कह रही है आज लास्ट क्लास है सर। ऐसा कहाँ लिखा लास्ट क्लास है भैया? अभी तो लास्ट तक तुम्हारे को पास करा के छोड़ेंगे, सीए बना के छोड़ेंगे, जॉब लगवा के करवाएंगे सब कुछ। भारी जोर से आपकी याद आ रही थी सर। अरे बाप रे, कितना जोर भाई। यस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए फटाफट वीडियो को लाइक करिए, फटाफट फटाफट वीडियो को लाइक करिए। सर याद आएगी आपकी बहुत। मर नहीं रहा हूं मैं, मर नहीं रहा हूं मैं, जिंदा हूं। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। फटाफट वीडियो को लाइक करिए। 99 लोगों को और 69 लाइक किए हो तुम लोग। जानबूझ के 69 में रोके ना, मेरे को समझ में आया बेटा। फटाफट उसको करो, ये सब फालतू चीजें ना करो। हाँ, बढ़िया और बढ़िया। अभी तो देखो व्यूअर भी बढ़ गए 99 से, और धक से बढ़ गए एकदम जोर से। चलिए, ठीक है ठीक है। चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं अब आपको मेरा ऑडियो और वीडियो दोनों ही क्लियर है। मेरे प्यारे भाइयों, वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपके अपने चैनल अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल में। ये जो लेक्चर है, मैं बहुत क्लियरली मेंशन कर दूं, ये जो लेक्चर है आज का, ये सिर्फ और सिर्फ सीए इंटर और सीएस एग्जीक्यूटिव वालों के लिए है। इस चैप्टर का सीएमए इंटर वालों से कोई भी लेना देना नहीं है। तो भाई, एडमिन भाई साहब पिन कर दो इसको। ये सिर्फ सीए इंटर और सीएस एग्जीक्यूटिव वालों के लिए है। इससे सीएमए इंटर का कोई लेना देना नहीं है। चैप्टर जो है आपको ये बताता है कि लॉ को पढ़ना कैसे है। ये जो चैप्टर है जिसका नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, बराबर है क्या? ये चैप्टर आपको ये बताता है कि किसी भी लॉ को पढ़ना कैसे है। चैप्टर जो है आपको आज से लेके अंत तक, जब तक आप इस प्रोफेशन में हैं, हमेशा ही हेल्प करेगा।
क्योंकि जब तक आप इस प्रोफेशन में हैं तब तक आप एक लीगल फ्रेमवर्क में रहेंगे, और उस लीगल फ्रेमवर्क में कोई भी स्टैट्यूट या कोई भी लॉ आ रहा है उसका सही कंस्ट्रक्शन करना, सही इंटरप्रिटेशन करना ही इस चैप्टर का सिखाना है। बराबर है क्या? ठीक है। सो इसमें मैं हर एक चैप्टर में, मतलब हर एक प्रोविजन जो इसके आएंगे, मतलब हर 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 एक टॉपिक, इस पे अलग अलग रूल है एक्चुअली, तो मेरे को टॉपिक बोलना उचित नहीं लग रहा है। इसमें रूल है, कुछ प्राइमरी रूल है, कुछ सेकेंडरी रूल है, और इसमें एड्स दिए हुए। एड्स यानी कि हेल्पिंग हैंड, AIDS वाला एक एड्स अलग होता है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं एड की बात कर रहा हूं, AID की। कुछ हेल्पिंग सपोर्टिंग चीजें रहेगी जिससे आप क्या कर सकते हो, लॉ को इंटरप्रिटेट कर सकते हो। बराबर है क्या? हर रूल के लिए, हर एड के लिए मेरे पास अनेक एग्जाम्पल रहेंगे। तो पहले मैं आपके सामने स्टोरी पुट ऑन करूंगा, उसका एग्जाम्पल शॉर्ट में आपको बताऊंगा, उसके बाद कंक्लूड करने के बाद आपको उसका रूल सरल भाषा में करवा के लूंगा। रेगुलर क्लास में इसमें समय थोड़ा सा ज्यादा लगता है, लेकिन क्योंकि अगर आज अपन रिवीजन क्लास में है तो रिवीजन क्लास में अपन इसको थोड़ा फास्ट लेके करेंगे। बराबर है क्या? माइक मैंने लगा लिया भाई ऊपर, जो बोल रहे थे कि सर माइक लगा लो ऊपर, अच्छा खासा नीचे लगा रहता है यार, तुम पता नहीं क्यों लगवाते हो। चलिए, आवाज क्लियर है लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? सबको सब इंस्ट्रक्शन क्लियर है क्या? सबको सब इंस्ट्रक्शन क्लियर है? फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे, फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। दुबे जी कह रहे हैं रेगुलर क्लास में पूरे नोट्स लिखा के लिए अच्छे से सर। जी शुक्रिया, पता है मुझे, बस आज उसी को रिवाइज करना है। और एक बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है मेरे पास साथ में। जैसे मैंने आपको कल फटाफट सारी चीजें रिफर करवा दी थी, तो मैंने इसके भी पूरे क्वेश्चंस निकाल के रखे हुए, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, जो पास्ट एग्जाम में आए हुए हैं, MTP RTP पे दिए हुए हैं। ऑल्दो जो रेगुलर स्टूडेंट है जिनका कमिंग अटेम्प्ट है, उनको ऑलरेडी ये गूगल ड्राइव में मिला हुआ है। बराबर है क्या? तो आप वहां से भी इसको रेफर कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते यार, वीडियो को फटाफट आप लाइक करो। चैनल में न्यू हूं, जोर से सब्सक्राइब करो। 22 दिन लगातार हमने 2-2 घंटे की क्लास में लेके, तुम सोचो 44 घंटे का कंटेंट अपन ने इस पे पढ़ा के रखा है। कल तो हमने आधा घंटा ज्यादा लिया था, तो ऐसे करके मोटा मोटा 45 घंटे का कंटेंट आपको मिला है। फटाफट में मैं आपको सारी चीजें करवा के दिया हुआ हूं। इसका जो बैकअप है, क्योंकि वीडियो पब्लिक हो जाता, प्राइवेट हो जाती है इस लाइव स्ट्रीमिंग के बाद, बैकअप के लिए डिस्क्रिप्शन में लाइव चैट ऑप्शन दिया है मेरी टीम के साथ, आप इसका बैकअप ले सकते हैं। वो एक नॉमिनल कॉस्ट में आपको मिलेगा। एक दूसरी बात, इसके अलावा आज के लेक्चर के अलावा मैं आपको YouTube के माध्यम से, यानी कि इन्हीं वीडियो के माध्यम से, मैं आपको 3-4 दिन का शेड्यूल और दूंगा, जिन 3-4 दिनों में हम MCQ पूरा खत्म करके लेंगे और राइटिंग प्रैक्टिस खत्म करके लेंगे। तो कह सकते हैं कि भाई 2-3 दिन और अपन राइटिंग प्रैक्टिस कर लेंगे और 1-2 दिन अपन MCQ, ICAI के द्वारा जो MCQ दिया गया पास्ट एग्जाम में, वो सारे के सारे अपन इन्हीं YouTube चैनल पे करके लेंगे। बराबर है क्या? इसके बाद अपन अंत में मिलेंगे। अंत में जब अपन मिलेंगे तो आपके एग्जाम के एक दिन पहले, 1 डे बिफोर रिवीजन में मिलेंगे। ये 1 डे हर व्यक्ति का होगा। आपका CMA का एग्जाम जब होगा तो उसके भी एक दिन पहले होगा, आपका CA का एग्जाम है उसके भी एक दिन पहले होगा। तो 1 डे हर किसी का होने वाला है। बराबर है क्या? चलिए ध्यान दीजिएगा लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, फटाफट आते हैं अपन अपने चैप्टर में, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ध्यान से समझना, चैप्टर का नाम ही अपने आप में आपको एक्सप्लेन कर रहा है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है लॉ को डिकोड करना, लॉ को खोल देना। वो क्या कहना चाह रहा है, सही मतलब निकालना रूल्स का और लॉ का। सही मायने में अगर मैं बोलूं, इस चैप्टर का एकदम सरल शब्द में आपको अगर बात बोलूं, ये चैप्टर बताता है कि लॉ को इंटरप्रिटेट करने के पहले ये जान लो कि लॉ मेकर इसको किस इंटेंशन से बनाया था। तो टू डिकोड द इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर ऑटोमेटिकली विल लीड यू टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। जैसे ही आपने लॉ मेकर का इंटेंशन डिकोड कर लिया, आपको उस पर्टिकुलर लॉ का सही इंटरप्रिटेशन उसी वक्त समझ में आ जाएगा। तो यहां पे स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है, विल ऑफ लेजिस्लेचर। विल यानी कि इंटेंशन, लेजिस्लेचर का इंटेंशन क्या है। ऑब्जेक्ट जो है इंटरप्रिटेशन का इस, यहां पे लिखा है कि रिटन डॉक्यूमेंट का
रिटन डॉक्यूमेंट जो रहेगा उसका डिस्कवर करना इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर। इस पे दो प्रकार के रूल मिलेंगे आपको, एक प्राइमरी रूल मिलेगा, एक सेकेंडरी रूल मिलेगा। प्राइमरी रूल में ये सारी चीजें हैं और सेकेंडरी रूल में ये सारी चीजें हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, ये चैप्टर के अंदर रूल, कुछ रूल तो ऐसे हैं जो आपको नाम इसके याद हो जाएंगे, कुछ रूल ऐसे जिनके बड़े अटपटे नाम हैं। तो मैं जब सीएस फाइनल में था तो मैंने इन अटपटी चीजों के लिए एक हैक निकाला था कि मैं रोज उन अटपटी चीजों को रोज अपनी आंख के पास से निकाल के लेके जाता था और एक बार पढ़ लेता था। तो बार बार वो चीज जो अटपटी है वो आपके आंखों से और आपके दिमाग के पास से एक बार निकलती है ना, तो अंत में आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एग्जाम में बैठोगे ऑटोमेटिकली वो आपको याद आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के लिए आपको कुछ अटपटे नामों को रोज रोज अपनी आंखों के सामने से निकालना पड़ेगा। जैसे कि एक नाम मोहम्मद जी ने भेजा है, उतरस मैजिस वेलियत कम पेरियत। अब ये देखो इतना उटपटांग नाम है, ये कैसे याद होता है? ये बार बार इसको समझना पड़ेगा, आंखों के सामने से निकालना पड़ेगा। बराबर है क्या? विद्याधर कह रहे सर क्या आप लेक्चर थोड़ी देर के लिए पब्लिक रख सकते हैं, इधर बारिश हो रही है इसलिए ऐसा ऐसा कुछ है, देखेंगे सोचेंगे। बराबर है क्या? चलिए ध्यान दीजिएगा। तो दो प्रकार के रूल से समझिएगा। एक रूल अपना है प्राइमरी रूल। प्राइमरी रूल का मतलब ये है, आप थोड़ा सा स्टोरी समझ के लो इसकी। आप कोई भी लॉ पढ़ रहे हो, आप नहीं समझ पा रहे हो भाई ये लॉ क्या कहना चाह रहा है, इसका सही इंप्लीमेंटेशन क्या होगा, इसमें लॉ मेकर की क्या इंटेंशन थी, तो आपको ड्रॉप डाउन करना है अपने आप को प्राइमरी रूल में। प्राइमरी रूल में सबसे पहले आप लिटरल कंस्ट्रक्शन में जाओगे, जिसका मतलब है जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ के देखो। वो समझ में नहीं आ रहा है तो फिर अपनी थोड़ी सी बुद्धि लगाओ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन में, हर चीज का एग्जांपल दूंगा। तीसरा लिखा हुआ है रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब है जब दो लॉ आपस में लड़ाई कर रहे हैं, एक कुछ बोल रहा है एक कुछ बोल रहा है, और एकदम परफेक्ट वर्ड दो इसको हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को, तो जब दो लॉ आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, जब दो लॉ आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक लॉ कुछ बात की अनुमति देता है, दूसरा लॉ किसी बात में उस अनुमति को छीन लेता है, तो क्या किया जाएगा? एक लेफ्ट जा रहा है एक राइट जा रहा है, तो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन यानी कि दोनों को भाईचारा वाला इंटरप्रिटेशन कैसे देंगे, इसका भी एग्जांपल दूंगा। बराबर। फिर अपना बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन है, इसको प्यार से मिस्चीफ रूल भी बोलते हैं, इसमें भी अपन समझेंगे एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन और एडजस्टम जनरस। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस रूल में ड्रॉप डाउन होना है, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपको जब तक लॉ मेकर का इंटेंशन नहीं पता चलता तब तक आप एक एक रूल को लगाते हुए जाएंगे, और अगर प्राइमरी रूल से बात नहीं बनेगी तो आप इसको छोड़ देंगे, फिर आप सेकेंडरी रूल पे आएंगे और देखेंगे कि क्या यहां से मतलब निकल रहा है। और प्राइमरी रूल और सेकेंडरी रूल से जब आप लॉ मेकर के इंटेंशन को जानने की कोशिश करोगे तो आप चाहो तो एक्सटर्नल और इंटरनल एड ले सकते हो। इंटरनल एड का मतलब सेक्शन का टाइटल, सेक्शन का एक्सप्लेनेशन, सेक्शन का प्रोविजो, सेक्शन के अंदर जो आपको सेविंग क्लॉज दिए होते हैं। एक्सटर्नल एड का मतलब ये होता है आप डिक्शनरी मीनिंग ले सकते हो, आप बाहर के जजमेंट का, आउट ऑफ द कंट्री के जजमेंट से आप हेल्प ले सकते हो, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। पार्लियामेंट्री हिस्ट्री क्या है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल एड इंटरप्रिटेशन के वक्त। तो जैसे 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 मैं आगे बढ़ते जाऊंगा ना, वैसे वैसे आपको इस चैप्टर की समझ बढ़ते जाएगी। बराबर है क्या? जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाऊंगा आपको इस चैप्टर की समझ बढ़ते जाएगी। मैं शुरुआत करता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे कि सपोज करिए जैसे कि अपने पुलकित भाई जी है, बराबर है क्या, या अपने राहुल भाई साहब है। तो एग्जांपल में अगर मैं लूं कि भाई मान लो ये अपने जो घर के हेल्पर होते हैं ना, जो अपने घर के हेल्पर होते हैं, साफ सफाई करते हैं, बरोबर है क्या। तो अब गुप्ता जी जैसे कह रहे हैं कि भाई अपनी हेल्पर को फोन करके बोल रहे जल्दी आइए आज मम्मी घर पे नहीं है और मुझे भी जाना है, जल्दी आइए आज मम्मी घर पे नहीं है और मुझे भी जाना है। अब अगर ये ऐसे बोल रहा है आप इसके अनेक मतलब निकाल सकते हो कि जल्दी आइए आज मम्मी घर पे नहीं है, बराबर है क्या, और मुझे भी जाना है। अब इसके आप अनेक मतलब निकाल लोगे कि भाई ये क्यों बुला रहा है जल्दी, और ये भी कह रहा है मम्मी घर पे नहीं है, बराबर है। तो इस बात का सच्चाई पता करना, इंटेंशन पता करना कि किस इंटेंशन से बोल रहे हैं, उसी प्रकार की चीजें यहां पे भी चलेगी कि लॉ मेकर ने कोई लॉ बनाया तो किस वजह से वो ऐसा लिखा हुआ है,
उस इंटेंशन को डिकोडिफाई करना ही इस चैप्टर का असल पर्पस है, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। बराबर है क्या? जैसे मैं तुमको एक बात और बताता हूं, जैसे मैं एक मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में चीज हुई है। जैसे मान लीजिए एक ऐसा है, इसको कुछ इस प्रकार से समझाएं। एक पिताजी है, बरोबर है क्या? एक फादर है, मदर है, और फादर मदर से एक छोटू है, बराबर है क्या? अब मदर का क्या है, एक भाई है, बराबर है क्या? मदर का एक भाई है, फादर उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता, डिसलाइक करता है, बराबर है क्या? फादर उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता, डिसलाइक करता है। तो अब जैसे छोटू है, एक दिन फादर उसको क्या बोलता है, छोटू को कौन से दिन बोलता है पता है क्या? नाग पंचमी के दिन। नाग पंचमी के दिन बोलता है, बोले बेटा तेरे मामा को फोन कर ले, बोले आज उनका बर्थडे, बोले तेरे मामा को फोन कर ले, आज उनका बर्थडे, बोले। अब बताओ, ऐसी बातें बोली जा रही है, आप क्या समझोगे इससे? आप क्या समझोगे इससे? इससे आप समझोगे कि भाई पिताजी कुछ मैसेज देना चाह रहे बच्चे को। तो आपको डिकोडिफाई करना है, इंटेंशन को आपको डिकोडिफाई करना है कि भाई ये क्यों कहा जा रहा है। वैसे ही जैसे आपको मैंने यहां एग्जांपल दिया, वैसे जब लॉ मेकर ने लॉ बनाया तो आपको उनका भी इंटेंशन समझना है कि क्यों बनाया। अगर आपने ये डिकोडिफाई कर लिया कि इसके पीछे का क्या इंटेंशन था, आपको ऑटोमेटिकली वो लॉ समझ में आ जाएगा। बराबर है क्या एवरीबॉडी? क्या तुम मेरे साथ हो? क्या तुम मेरे साथ हो एवरीबॉडी? समझ में आ रही बात? ठीक है, तो समझो इस बात को। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं तुमको। जैसे कि मान लो घर पे रिलेटिव आए हुए हैं, फादर भी है, मदर भी है, बराबर है क्या? अब फादर मदर है तो मामा साहब भी आया हुआ है, छोटू का मामा साहब भी आया हुआ है। अब सारे रिश्तेदार आए हुए हैं ना, तो छोटू के जो बड़े कजन होंगे, कुछ छोटे कजन होंगे, तो ये छोटू एंड कजन्स मिलके सर्कस देखने जा रहे हैं, बराबर है क्या? छोटू एंड कजन मिलके सर्कस देखने जा रहे हैं। फादर बोले बेटा किधर जा रहे हो? तो ये सब बोल रहे थे हम सर्कस देखने जा रहे हैं। बोले सर्कस में क्या देखोगे? तो बोले वहां पे बंदर रहेगा, समझे क्या, वहां पे डोंकी रहेगा, इन सबको देखने जा रहे हैं। तो कहता है अरे तेरा मामा आया हुआ है बेटा घर पे और तू सर्कस जा रहा है, बराबर है क्या? कह रहे तेरे मामा आए हुए और तू कहां जा रहा है? सर्कस जा रहा है, बरोबर है क्या? तो आप समझो अब वो क्या कहना चाह रहे हैं, कि वो मामा को कुछ कहना चाह रहा है कि एक्चुअल में वो किसी की इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा है। तो जब आप इनको डिकोडिफाई कर लोगे कि भाई किस वजह से, किस तरीके से इनको चीजों को बोला जा रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। बराबर है क्या? तो समझना है आपको इस बात को कि किस इंटेंशन से आपको क्या बोला जा रहा है। बराबर है क्या? ठीक है जी, शुक्रिया 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 एन सिंह जी, शुक्रिया। ऐसे ही ना बहुत सारी बातें घर वाले आपको बोल देते हैं जिसका मतलब कुछ और होता है, आप निकाल कुछ और लेते हो। बराबर है क्या? तो आपको इसी प्रकार से अलग अलग जगह में जहां पे भी लॉ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, तो आपको लॉ मेकर का क्या देखना है, इंटेंशन देखना है। आइए, तो सबसे पहले मैं एक बेस तैयार कर रहा था आपका कि मान लो कोई आपको प्रोविजन मिले हुए हैं, कुछ प्रावधान मिले हुए हैं। अब प्रावधान मिलने के बाद क्या होगा कि आपको एक एक करके इन्हीं रूल्स में ड्रॉप डाउन करना है। बराबर है क्या? जब तक आपको लॉ मेकर का सही इंटेंशन नहीं मिल जाता। ठीक, अब जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन की। रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है भाई? जैसा बोला है वैसा ही आपको पढ़ना है, उसमें अपनी बुद्धि चलानी नहीं है। जैसा बोला है वैसे ही पढ़ना है, उसमें अपनी बुद्धि चलानी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए एक केस लॉ है, ठीक है, एक केस लॉ है जिसपे कोर्ट को यह डिसाइड करना था कि जो बीटल लीव्स है, बीटल लीव्स यानी कि जो पान के पत्ते, क्या उस पे टैक्स लगेगा, क्या उसके सेल पे टैक्स लगेगा क्या? तो कोर्ट ने सीधी सी बात यह बताई कि भाई बीटल लीव्स का साफ मतलब होता है पान का पत्ता, और पान का पत्ता उस कैटेगरी के अंदर आता है जहां पे आपको टैक्स लगेगा। तो इसमें अलग से बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। उसका एडवोकेट क्या कर रहा था पता है क्या? जो पान के पत्ते के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा था, तो पान के पत्ते को बेचने वाला जिसको जो बेचने वाला था उसने एडवोकेट अपॉइंट किया। वो कहता है देखो बीटल का मतलब कुछ और है, कानून के अंदर जो बीटल है वो पान के पत्ते हैं, यहां पे बीटल का मतलब कुछ और है। तो कोर्ट सीधी सी बात कह रहा है कि भाई साहब आप इतना तकलीफ क्यों पा रहे हो?
पान के पत्ते को बीटल लीव्स को, बीटल बोलने से क्या, बीटल लीव्स का मतलब आमतौर पे सब लोग एक ही समझते, दैट इज पान का पत्ता, और वही मतलब लॉ पे भी लिखा हुआ है, ज्यादा बुद्धि चलाने की नहीं है, एज इट इज लिटरल कंस्ट्रक्शन में आपको उसका मतलब समझ के लेना है, जैसा बोला जा रहा है वैसे ही पढ़ना है, अपना ज्यादा बुद्धि लगाओगे तो तकलीफ हो जाएगा। जैसे मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूं, बरोबर है, ध्यान से समझना। मैंने आपको वैसे तो ये चैप्टर पढ़ा रखा है, बट फिर से मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको सिर्फ टाइटल पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सेक्शन 67, एक है अपने पास सेक्शन नंबर 68। अभी ध्यान से समझना, टाइटल में ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, पावर ऑफ कंपनी टू परचेस इट्स ओन सिक्योरिटीज। वर्ड क्या लिखा हुआ है, सिक्योरिटीज। हम प्यार से इस सेक्शन को बोलते हैं बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। प्यार से हम क्या बोलते हैं इसको, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, बराबर है क्या। यानी कि ये सेक्शन कंपनी को पावर देता है कि तुम अपनी सिक्योरिटीज को बायबैक कर सकते हो। व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड सिक्योरिटीज, यानी कि आप शेयर्स भी बायबैक कर सकते हो, आप डिवेंचर्स भी बायबैक कर सकते हो, क्योंकि वर्ड सिक्योरिटी लिखा है। ऑन द अदर हैंड जो सेक्शन नंबर 67 है वो बात करता है रिस्ट्रिक्शन की, रिस्ट्रिक्शन ऑन परचेज बाय कंपनी और गिविंग ऑफ लोन बाय इट फॉर परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स। ये दो बातें बोलता है कि कंपनी पहली बात तो खुद के शेयर खुद नहीं खरीदेगी। 68 में क्या था, अलॉटेड शेयर थे, अलॉटेड शेयर को आप बायबैक कर रहे हो। 67 क्या बोलता है, खुद ही इशू किया कंपनी शेयर और खुद ही परचेस कर लिया, मेंबर तक तो अलॉट ही नहीं हुआ, तो खुद ही नहीं परचेस कर सकते, बेसलेस चीजें हो जाएगी, बराबर है क्या। और साथ में बोल रहा है किसी को लोन भी नहीं दोगे अपने शेयर को खरीदने के लिए। अब देखो यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया, शेयर, कि ना तो खुद अपने शेयर खरीदोगे, ना तो खुद आप किसी को पैसे दोगे और बोलोगे कि आप शेयर्स ले लो, बराबर है क्या। सीधी सी बात है, ये वाला सेक्शन जो रिस्ट्रिक्शन या प्रोहिबिशन लगा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ शेयर्स के संबंध में लगा रहा है, अदर सिक्योरिटीज के संबंध में नहीं लगा रहा है। और यहां पे सीधा सीधा आपको पावर मिल रहा है काहे के लिए, सिक्योरिटीज के लिए। तो अब अपनी आप बुद्धि लगाओगे कि देखो 68 में ना बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज बोला था और यहां पे उसी चीज में रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, तो आप शेयर को सिक्योरिटी पढ़ लो। हाँ, गलत जा रहे हो आप, आपको लिटरल कंस्ट्रक्शन करना है, जो लिखा है ना वैसे ही पढ़ना है। यहां पे अपनी बुद्धि चला के शेयर को सिक्योरिटी नहीं पढ़ना है, यहाँ पे शेयर को शेयर ही पढ़ना है, वहां पे सिक्योरिटी को सिक्योरिटी पढ़ना है। आई होप आप समझ पा रहे हो कि अगर आपने चैप्टर 4 सही से पढ़ा है। क्या तुम मेरे साथ हो मेरे भाई और बहनों। तो रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि भाई जिस सेंस में लिखा है ना, जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ना है, अपना बुद्धि ज्यादा चलाना नहीं है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी। हाँ जी, जीवन में आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे, तो देखो क्या लिखा है, व्हेन द लैंग्वेज ऑफ स्टैट्यूट इज प्लेन, बड़ी प्लेन लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज है, अनएम्बिगुअस है, बहुत क्लियरली बोल रहे हैं, उधर शेयर इधर सिक्योरिटी, एंड एडमिट्स ऑफ ओनली वन मीनिंग, एक ही मतलब निकाला जा रहा है, नो क्वेश्चन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैट्यूट अराइजेस। बुद्धि चलानी चाहिए, जब खुद प्लेन रीडिंग में समझ में आ रहा है कि भाई ये इसकी बात कर रहा है, वो इसकी बात कर रहा है, तो बुद्धि चलानी चाहिए। अब मैं आपको उसी एग्जाम्पल को एक बार रिकॉल करवाता हूं। अभी आपको मैंने जो एग्जाम्पल दिया, जैसे यहां पे आपको दिख रहा है, सब सेक्शन 2 बात करता है कि आप फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दोगे, पब्लिक कंपनी को बोलता है कि आप फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दोगे किसी भी व्यक्ति को ताकि वो आपकी कंपनी के शेयर खरीद पाए। लेकिन 3 एक्सेप्शन है, सब सेक्शन 3 क्लॉज ए, क्लॉज बी और क्लॉज सी करके, बराबर है क्या। क्लॉज बी में बोला जाता है कि कंपनी चाहे तो ट्रस्ट बनाएगी, ट्रस्ट को कंपनी पैसे देगी, वो ट्रस्ट कंपनी के फुल्ली पेड शेयर खरीदेगा जिसके बेनिफिट इंप्लॉय उठाएगा। सीधी सी बात है, यहां पे एक ही बात बोला है, एम्प्लॉइज। लेकिन अगर मैं तीसरे वाले क्लॉज में जाता हूं तो वहां पे ट्रस्ट की बात नहीं है, वहां पे तीसरे क्लॉज में बोला है कंपनी डायरेक्ट अपने एम्प्लॉय को पैसे देगी, बराबर है क्या। वो एम्प्लॉय में डायरेक्टर और केएमपी नहीं आना चाहिए, उनको उतना पैसा देगी जितना उनके 6 मंथ का सैलरी, यानी कि उससे ज्यादा नहीं देगी, 6 महीने से सैलरी से ज्यादा। और फुल्ली पेड शेयर कंपनियां कंपनी के होल्डिंग कंपनी में शेयर लेने के लिए पैसे दे सकती है, बराबर। अब कोई व्यक्ति बोलेगा देखो सी में ना लिखा है एम्प्लॉय अदर देन डायरेक्टर और केएमपी, तो ना बी में सिर्फ लिखा है एम्प्लॉय, तो हम मान लेते बी में जहां पे सिर्फ एम्प्लॉय लिखा है ना वहां पे भी केएमपी और डायरेक्टर नहीं आ गए, तो मूर्खता है। जब यहां पे साफ आपको बोला है कि जब डायरेक्ट आप लोन दे रहे हो तो केएमपी और डायरेक्टर को हटाना है, तो सिर्फ क्लॉज सी में हटाना है जब आप लोन दे रहे हो।
लेकिन जब आप ट्रस्ट बना के दे रहे हो और ट्रस्ट का बेनिफिट इंप्लॉय उठाएगा तो इंप्लॉय में डायरेक्टर और केएमपी दोनों आएंगे। यानी कि यहां पे जब ट्रस्ट वाली बात है तो वहां पे सारे इंप्लॉय आएंगे, यहां पे जब लोन वाली बात है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ वो इंप्लॉय आएंगे जो अदर देन डायरेक्टर और केएमपी हैं। अरे सिंपल सिंपल मतलब जब यहां पे दिया तो बुद्धि क्यों लगाना कि यहां पे भी केएमपी और डायरेक्टर को ले लो। इसको बोलते हैं रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, जैसा लिखा है वैसा पढ़ना भाई, बुद्धि अलग से मत चला। क्या तुम मेरे साथ हो एवरीबॉडी? क्या तुम मेरे साथ हो एवरीबॉडी? क्या तुम मेरे साथ हो एवरीबॉडी? तुमको बातें समझ में आ रही है क्या? फटाफट बताओ ना। ठीक है, चलिए। तो ये था रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन कि जैसे को तैसा पढ़ना है, अलग से बुद्धि नहीं चलाना है। सिंपल शब्दों में बोलूं, इट कैन ऑल्सो बी स्टेटेड दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रिंसिपल इज टू डिस्कवर इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर, ठीक है, इन इट्स नेचुरल एंड ऑर्डिनरी सेंस, कि लॉ मेकर क्या चाहता था उसके नेचुरल और ऑर्डिनरी सेंस में अपन कर लेंगे। बराबर है क्या? ठीक है सर, इतना लंबा सेक्शन था नहीं जितना आपने खींच दिया, थैंक यू सर जी, शुक्रिया शुक्रिया। ठीक है, चलिए उसके बाद दिस रूल ऑल्सो बी टर्म्ड एज गोल्डन रूल, इसको गोल्डन रूल भी बोला जाता है, ध्यान से समझना। रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन कैन बी कंक्लूडेड एज रूल ऑफ which allows interpreter to flow down along with the flow of language of law। जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा पढ़ते जाओ, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है सर, समझ में आया। सर क्या हम बेयर एक्ट से पढ़ सकते हैं विदाउट आईसीएआई मटेरियल? क्योंकि आपने इतना पढ़ा दिया है कि बेयर एक्ट देख के ही समझ आ जाता है। हाँ बिल्कुल, बेयर एक्ट से ही पढ़ना चाहिए। अगर आप बेयर एक्ट से कंफर्टेबल हो तो उससे अच्छी कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप आईसीएआई के मटेरियल को पढ़ते हो तो वो एक इजी लैंग्वेज में करके दिया हुआ है। कानून को सही तरीका पढ़ने का जो है वो बेयर एक्ट से पढ़ने का ही है। बराबर है क्या? चलिए अब अपन जाते हैं किसमें, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन में। रीजनेबल कंस्ट्रक्शन का मतलब ध्यान से समझना, मैंने आपको ना पहले भी ये बता के रखा है। अब यहाँ पे रीजनेबल वर्ड यूज किया है। रीजनेबल मतलब जहां पे वाकई में आपको बुद्धि लगाने की जरूरत है ना वहां लगाइए। ये सेकंड रूल यही बोलता है। बोले लिटरल कंस्ट्रक्शन क्या बोलता है, जब बुद्धि नहीं लगाना है तो क्यों लगा रहे हो। अब रूल यहाँ पे जो 2 आ रहा है, बोले यहाँ पे जहां पे आपको बुद्धि लगाना है वहां लगाइए। अब इसके लिए मैं ऑलरेडी आपको चीजें समझा चुका हूं, बट स्टिल मैं आपको वापस से उन चीजों की तरफ लेके चलता हूं जिन चीजों के तहत मैं आपको ये सारी चीजें समझाया था। मैंने आपको जब सेक्शन नंबर 3 पढ़ाया था, इसी रिविजन सीरीज के अंदर, जो रिविजन सीरीज अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, यहाँ पे एक सेक्शन नंबर 3 है। बराबर है क्या? सेक्शन नंबर क्या है? 3 है, ध्यान से समझ के लीजिएगा। जस्ट अ मोमेंट, हाँ जी, सेक्शन नंबर क्या है हमारे पास? 3 है। सेक्शन नंबर 3 क्या बोलता है? अ कंपनी में बी फॉर्म, अ कंपनी में बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस। तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे मे को आप लॉफुल के साथ मत जोड़िएगा, यहाँ पे मे को आप किसके साथ जोड़िएगा? कंपनी के साथ। आपको हर जगह ये बात सुनने को मिलेगी कि मे को क्या पढ़ लेना? शेल पढ़ लेना। नहीं, मे को शेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लॉ मेकर का इंटेंशन ये है कि किसी भी लॉफुल पर्पस के लिए आप कंपनी बना सकते हो। कहने का मतलब, अगर यहाँ पे शैल वर्ड यूज कर देता तो इसका मतलब होता कि लॉफुल बिजनेस करना है तो कंपनी ही बनाना पड़ेगा। इसका मतलब, मे का मतलब ये कि चाहो तो कंपनी भी बना लो, नहीं तो एलएलपी बना लो, नहीं तो पार्टनरशिप बना लो, नहीं तो सोल प्रोप्राइटर बना लो, नहीं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लो। इसको बोलते हैं रीजनेबल कंस्ट्रक्शन की। अरे यार यहाँ पे मे लिखा हुआ है यार, इसको इधर से पढ़ेगी इधर से पढ़े, तो बोले रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। रीजनेबल क्या? तू सोच, लॉ मेकर इतना फुद्दू होगा क्या कि वो मे लॉफुल के लिए यूज करेगा, तो अनलॉफुल के लिए भी कंपनी बन जाएगी। तो अब आप इसको पढ़ोगे तो देखो बनेगा। इसको प्यार से क्या बोलते हैं? उत रेस मैजिस वेलित क्वेम पैरेट। बराबर है क्या? इसको ये भी बोलते हैं। ये क्या बोलता है? ये सेकंड इंपॉर्टेंट रूल है आफ्टर रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। ये रूल बोलता है कि लेटर ऑफ लॉ क्या है अगर एम्बिगुअस है। अब आपको लग रहा है यार ये मे किसके लिए एम्बिगुअस है और इंटरप्रिटेटर एबल नहीं कर पा रहा है इंटेंशन ऑफ लॉ बाय एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डिनरी एंड ग्रामेटिकल मीनिंग ऑफ वर्ड, बरोबर, देन द मीनिंग ऑफ सच एम्बिगुअस टर्म कैन रीजनेबली कंस्ट्रक्टेड बाय इंटरप्रिटेटर व्हाइल बीइंग कॉशियस। कॉशियस होके कि यार मैं इसके लिए नहीं होगा, मैं कंपनी के लिए होगा, हम गलत पढ़ रहे, तो कॉशियस होके थोड़ा बुद्धि लगा के कि मैं इधर लिंक करता हूं उधर लिंक नहीं करता हूं, इसी को बोलते हैं अपना रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। ध्यान से समझ रहे हो, यहाँ पे वो सेम एग्जांपल है जो मैंने आपको बताया। क्लियर हो गया? हाँ, उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, वो आगे आएगा, वो आगे आएगा। अब देखो बात आ रही किसकी? रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब, पहले हार्मोनी का मतलब क्या होता है? भाईचारा। अब दो रूल आपस में लड़ रहे हैं, बराबर है क्या? तो उनको भाईचारे के साथ कैसे इंटरप्रिटेट किया जाए, ध्यान से समझना इसको। जैसे कि
मैं आपको बताता हूं एक अपना स्वेट इक्विटी शेयर वाला सेक्शन, अगर आपको याद होगा तो ध्यान से समझना। एक सेक्शन नंबर 53 है जो बोलता है कि भैया डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं करना है, और एक सेक्शन नंबर अपना 54 है जो बोलता है स्वेट इक्विटी शेयर को आप डिस्काउंट में इशू कर सकते हो। तो अब किसकी माने, ये तो दोनों लड़ने लग गए आपस में। एक जगह एक सेक्शन बोल रहा है मैं डिस्काउंट में शेयर इशू करने नहीं दूंगा, प्रोहिबिटेड है। दूसरी जगह एक सेक्शन बोल रहा है कि स्वेट इक्विटी शेयर को आप डिस्काउंट में इशू कर सकते हो। 53 मना कर रहा है, 54 बोलता है कर सकते हैं। तो अब आप इसको हार्मोनियसली, इनको प्यार मोहब्बत से कैसे इंटरप्रिटेट करोगे, उसका ये रहेगा कि भाई कंपनी कैन नॉट इश्यू शेयर एट डिस्काउंट, कंपनी डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर सकती। सही बोल रहा है 53, एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर को छोड़कर कोई भी शेयर डिस्काउंट में नहीं होगा। तो 53 की भी बात रखा गई कि हाँ भाई कोई भी शेयर डिस्काउंट में इशू नहीं होगा। 54 की भी बात रखा गई कि सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर डिस्काउंट में इशू होगा, बाकी कोई शेयर नहीं होगा। इसको बोलते 53 और 54 को भाईचारे के साथ इंटरप्रिटेट करना कि 53 भी ना दुखी हो, 54 भी ना दुखी हो, और हार्मोनियस हमने इनका एक कंस्ट्रक्शन निकाल के ले लिया है। तो क्या बोला, जब देयर आर टू और मोर लॉस, दो से ज्यादा लॉस है किसी सेम इशू में, जैसे भैया डिस्काउंट वाला जो बात कर रहा है 53 वो भी डिस्काउंट में बात कर रहा है, एक 54 में भी है, और आपस में क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। कॉन्ट्राडिक्टरी है, दोनों में लड़ाई हो रहा है। अब क्या हो रहा है, अगर पहले लॉ को तुम अडॉप्ट कर लोगे तो वो अदर लॉ के मीनिंग को रिडंडेंट कर देगा, खत्म कर देगा, और अगर सेकेंड लॉ को अगर आप अडॉप्ट कर लोगे तो वो पहले वाले को यूजलेस और इफेक्टिव बोल देगा। इस परिस्थिति में आपको इंटरप्रिटेट ऐसे करना है जिसमें दोनों लॉस क्या हो जाए, वैलिड और इफेक्टिव। तो इसके एसेंशियल क्या होंगे, टू और मोर लॉज होने चाहिए, वो सेम इशू में होने चाहिए, वो कॉन्ट्राडिक्टरी होने चाहिए, और अब आपको उसका कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, हार्मोनियसली, ताकि दोनों ही क्या हो जाए, कंप्लाई हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर, समझ में आ गया। अब समझना, एक रूल जो मैं आपको बता रहा था ना कि हेडेंस रूल्स, बेनिफिशियल रूल या मिसचीफ रूल, ये आपको बहुत एंड में लगाना है। और कब लगाना है, ध्यान से समझना। नाम जैसे अपने आप में क्लियर हो रहा है, बराबर है क्या, नाम जैसे अपने आप में क्लियर हो रहा है, मिसचीफ रूल, नाम जैसे अपने आप में क्लियर हो रहा है, मिसचीफ, मिसचीफ का मतलब कौन सी चीज को आपने रोकने के लिए इसको बनाया था, व्हाट वाज द तकलीफ, व्हाट वाज द मिसचीफ, बराबर है क्या। इसको बेनिफिशियल रूल भी बोलते हैं, इसको हेडन अंकल का रूल भी बोलते हैं। कि मान लो आपको कोई परिस्थिति में लॉ को इंटरप्रिटेट करने में तकलीफ आ रही है, तो उस तकलीफ में पहले आप लिटरल कंस्ट्रक्शन लगा लिए, आपको नहीं समझ में आया, आपने रीजनेबल कंस्ट्रक्शन लगा दिया, आपको नहीं समझ में आया, लिटरल रीजनेबल से भी बात नहीं बन पा रही, आप बाकी के भी रूल लगा लिए, बोले इसमें एंड में आना क्या है। अब इसका मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि इसको मिसचीफ रूल क्यों बोला जाता है। ध्यान से समझना, जैसे कि एक एग्जांपल है, मैंने एक फॉरेन के केस लॉ का एग्जांपल लिया, स्मिथ वर्सेस हग्स करके, बराबर है क्या। एक एक्ट था स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट 1959, बराबर है क्या। वो एक्ट क्या बोलता था पता है क्या, जो एक प्रोस्टिट्यूशन का एक व्यापार होता है, बराबर है क्या। तो बोले जो प्रोस्टिट्यूट्स है, अगर वो स्ट्रीट में खड़े होके, स्ट्रीट में खड़े होके हर एक व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, बोले चल, अरे चल, अरे चल, और गाना गा रही, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, इसको बोलते हैं कि आप उनको सॉलिसिट कर रहे हो, बराबर है क्या। तो ये बोला जा रहा है कि अगर ये स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट ये बोल रहा था, स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट ये बोल रहा था कि अगर कोई भी प्रोस्टिट्यूट किसी भी आते जाते वाले व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, सॉलिसिट कर रही है, इस पे क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। एक प्रकार से इस एक्ट को इसलिए बनाया गया था कि आने जाने वाले राहगीर को सॉलिसिट करके परेशान ना किया जाए, इसीलिए इसको नाम क्या दिया, स्ट्रीट ऑफेंसेस, कि अगर आप तुम उसको क्या करोगे, सॉलिसिट करोगे तो तकलीफ हो जाएगी। तो देखो क्या लिखा था, made it an criminal offense for a prostitute to solicit potential consumer in street or public place, in this case the prostitute who was not actually in the street। अब हुआ क्या था समझना, आप स्ट्रीट में नहीं हो। अब इसमें क्या था, एक प्रोस्टिट्यूट जो थी वो अपने घर की खिड़की के पास से आने वाले जाने वाले लोगों को कैसे बुला रही थी, ऐसे दब 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 करके अपनी खिड़की में मार रही थी, ताकि उनका ध्यान आकर्षित हो और उसके बाद इशारों इशारों में बात बन जाए। अब पॉइंट ये था कि आपने लिखा कि स्ट्रीट में खड़े होके आपको सॉलिसिट नहीं करना है,
ये स्ट्रीट में तो नहीं खड़ी थी, ये अपने घर की खिड़की में खड़े होके वहां पे स्ट्रीट की जो खिड़की का जो वो होता है एरिया, वहां पे उसको क्लैप करके बुला रही है। तो इसको ऑफेंस माना जाए कि नहीं माना जाए? अब लॉ कहता है कि भैया नहीं, स्ट्रीट में खड़े होकर सॉलिसिट करोगे तो माना जाएगा, वो तो अपने घर की खिड़की में थी। तो बोले एक काम करो, ये लॉ को क्यों बनाया गया था? व्हाट वाज द मिस्चीफ, व्हाट वाज द रीजन टू मेक दिस लॉ? तो बोले रीजन यही था कि भाई आने जाने वाले राहगीरों को तकलीफ ना हो जाए। बराबर है क्या? बार बार ये सॉलिसिट कर रहे हैं, तो बोले तकलीफ तो ये अभी भी कर रहे हैं, भले ये स्ट्रीट में ना खड़े हैं लेकिन भाई खिड़की में खड़े होते तो अभी भी तकलीफ ही कर रहे। रीजन था कि तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तकलीफ तो आज भी हो रही है। तो बोले भले वो स्ट्रीट में नहीं थी, भले वो खिड़की में ठप 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 कर रही थी, लेकिन रीजन क्या था कि राहगीर को परेशान ना करना। परेशान तो तुम वैसे भी कर रहे हो, तो भले तुम अपने घर के खिड़की में खड़े होकर कर रहे हो, स्ट्रीट में नहीं हो, फिर भी तुम्हारे ऊपर ये लॉ लगेगा और ये क्रिमिनल एक्ट आपने किया है। बराबर है क्या? ठीक है, तो देखो क्या किया, द जज डिसाइडेड दैट द एम ऑफ द एक्ट वाज टू इनेबल पीपल टू वॉक अलोंग द स्ट्रीट विदाउट बीइंग सॉलिसिटेड, यही एम था। एंड सिंस द सॉलिसिटिंग इन क्वेश्चन वाज एम्ड, अभी भी आपने किया ही एट पीपल इन द स्ट्रीट, इवन दो द प्रोस्टिट्यूट वाज नॉट इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट में नहीं थी, द एक्ट इंटरप्रिटेटेड टू इंक्लूड दिस एक्टिविटी, जो एक्ट आपने किया है माना जाएगा, ये भी आपने क्या किया है, ऑफेंस किया, भले स्ट्रीट में नहीं था। तो आपको कभी कभी जब ऐसी परिस्थिति में फंस जाओगे ना, तब आपको किसी लॉ को इंटरप्रिटेट करना है, तो आप ऐसे ही इंटरप्रिटेट करोगे कि क्या कारण था, किस कारण की वजह से इसको बनाया गया था, वो कारण को ध्यान रखते हुए इंटरप्रिटेट करोगे, तो ये कंक्लूजन आएगा कि तू भले स्ट्रीट में नहीं थी, तू भले अपनी घर की खिड़की में थी, बट फिर भी तूने वही अपराध किया जिस अपराध को प्रिवेंट करने के लिए हमने ये एक्ट बनाया था। बराबर है क्या? तो देखो यहां पे लिखा हुआ है, ये ओल्डेस्ट रूल है, सबसे पुराना रूल है, ये सबसे पुराना रूल है, 1584 पे आया था ये। इस रूल का कहना यही है कि अगर इंटरप्रिटेटर डिराइव नहीं कर पा रहा इंटेंशन ऑफ लॉ सारे रूल लगाने के बाद, तो वो लास्ट में इस रूल पे आ सकता है। ठीक है, अब हेड एंड रूल का इंपेसिस क्या है, व्हाट वाज द मिसचीफ, की क्या था ये समझ के लेना, और इंटेंशन क्या था लॉ मेकर का उस मिसचीफ को क्योर करने के लिए। बराबर है क्या? तो इसीलिए क्योंकि हेडन ने इस रूल को बताया था, इसलिए इसको हेड एंड रूल बोलते हैं। बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में इसको यूज किया जाता है और यही इसका अल्टीमेट पर्पस है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, शुक्रिया 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 दिशा जोशी जी, शुक्रिया। अब सुनना, अब मैं बात कर रहा हूं रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि भाई दो चीज आती है इसके अंदर, कॉमन सेंस रूल आता है और एक कंजंक्टिव एंड डिस्टिंक्टिव रूल आता है। कॉमन सेंस रूल का मतलब कभी कभी आपको मेरे को क्या पढ़ना पड़ेगा, शेल पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे वो कंपनी वाला बताया, ऑल्दो आपके चैप्टर में यही लिखा है कि वहां पे मेरे को शेल पढ़ना है, बट उसका ओरिजिनल कारण वो नहीं है। मैं आपको आज दूसरे कारण बताऊंगा कि मे और शेल का क्या चीजें है। बराबर है क्या? तो कॉमन सेंस रूल कि कब मे को शेल पढ़ना है और कब शेल को मे पढ़ना है इसकी, और कब और को एंड पढ़ना है और कब एंड को और पढ़ना है। क्या तुम मेरे साथ हो एवरीबॉडी? क्या तुम मेरे साथ हो एवरीबॉडी? बराबर है क्या? तो देखो पहले ना आप एग्जांपल समझ के लेना, पहले मैं मे और शेल का एग्जांपल आपको अच्छे से बता देता हूं ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आए। मे का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई भी चीज है जो डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी है यानी कि बोला गया है, बट करना ना करना एक प्रकार के आपका ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। जहां पे वर्ड यूज कर दिया गया शेल, तो शेल का मतलब आपको वो काम करना ही है कानून के तहत। तो समझना ध्यान से, 149(1) जो है ये कंपनीज एक्ट में आपके फाइनल के सिलेबस में आता है। वो कहता है हर कंपनी को, एवरी कंपनी शैल हैव बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल एज डायरेक्टर। हर कंपनी के पास ऐसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए जहां पे इंडिविजुअल हो। बराबर, और वर्ड क्या यूज किया, शेल। यहां पे आपको शेल को शेल ही पढ़ना है, कारण बड़ा क्लियर है कि भाई इंडिविजुअली तो डायरेक्टर होंगे। अगर एक आर्टिफिशियल पर्सन को आपने डायरेक्टर बना दिया तो कंपनी भी आर्टिफिशियल और बंदा भी आर्टिफिशियल, नहीं चलेगा। तो अब यहां पे देखो, सपोज इट इज रिटन इन 149(1), 149(1) में शेल नहीं लिखा होता, मे लिखा होता, तो अब आप इस मे को क्या पढ़ते, शेल पढ़ते। कंपनी में कंसिस्ट, तो अब यहां पे आप मे को क्या पढ़ोगे, शेल पढ़ोगे। क्यों शेल पढ़ोगे? अरे बड़ा कॉमन सेंस है यार, बड़ा कॉमन सेंस है। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका डायरेक्टर तुम एक आर्टिफिशियल पर्सन को बना दो, तो कल को कोई फ्रॉड होगा तो पकड़ोगे किसको?
तो इसको कॉमन सेंस बोलते हैं कि कुछ कुछ जगह में ना आप मे को शेल पढ़ सकते हो, बट इस जगह में, वो कंपनी वाली जगह में नहीं कि कंपनी में बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस। बराबर है क्या? मोहम्मद नेचुरल भी बन सकता है का मतलब नहीं है, नेचुरल ही बनेगा। मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि यदि यहां पे मे लिखा होता तो आपको शेल पढ़ना है, यहां पे शेल लिखा है और आपको शेल ही पढ़ना है। कॉमन सेंस रूल क्या करता है कि कभी कभी लॉ मेकर यहाँ पे गलती से मे लिख देगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंडिविजुअल के अलावा किसी आर्टिफिशियल पर्सन को भी डायरेक्टर बना सकते हो। नहीं, ये बड़ा कॉमन सेंस रूल है कि वो गलती से मे लिखा गया, आपको उधर शेल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन का डायरेक्टर आर्टिफिशियल पर्सन नहीं बन सकता। बराबर है क्या? ठीक है। अब दूसरा मैं आपको बताता हूं, जैसे एक सेक्शन नंबर 21 मैंने आपको पढ़ाया था, जो बात करता है कि भाई ऑथेंटिकेशन आपको करना है कॉन्ट्रैक्ट का, वहां पे वर्ड लिखा है मे बी, उसको साइन कर सकता है कोई भी केएमपी है या कोई भी ऑफिसर ऑफ अ कंपनी ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड इन दिस बिहाफ। यहां मे को मे ही पढ़ना है। मे का मतलब क्या है? केएमपी भी साइन कर सकता है, कोई अदर ऑफिसर है वो भी साइन कर सकता है। यहां पे शैल नहीं लिखा कि केएमपी से ही साइन करवाना है। तो पॉइंट ये है, कॉमन सेंस रूल क्या कहता है कि आपको थोड़ी सी बुद्धि चलानी है कि आप कौन सा लॉ पढ़ रहे हो और वो क्या कहना चाह रहे हैं। अगर वो कह रहा है कि भाई इंडिविजुअल डायरेक्टर होंगे और गलती से वहां मे लिखा गया, तो आप शेल उसको पढ़ोगे, कॉमन सेंस लगाओगे थोड़ा सा कि यहाँ पे मे को शेल पढ़ना है। लेकिन सेक्शन 3 जो है जहां पे ये लिखा है कि कंपनी में बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस, तो आप बुद्धि ये चलाओगे कॉमन सेंस में कि भैया इसको शेल पढ़ लो, नहीं तो कंपनी तो अनलॉफुल के लिए भी बना सकते हैं। वहां पे कंपनी का जोड़ना किससे? मे के साथ, तो वहां पे मे का मे ही रहेगा। ऐसे अलग अलग जगह में आपको कॉमन सेंस लगाना है। अब और एंड वाली बात को मैं ध्यान से बताता हूं, ध्यान से समझना। जैसे कि मान लो ऐसा लिखा है कि कोई व्यक्ति दंगे दंगे कराने की तैयारी करता है। कोई व्यक्ति दंगे कराने की तैयारी करता है और फिर लिखा है एंड दंगे करता है, एंड दंगे करता है, उसको जेल में 1 साल की सजा होगी। तो अब यहां पे एंड का ना बहुत बड़ा रोल आ जाएगा। लिखा है कि कोई व्यक्ति दंगे कराने की तैयारी करता है, तो मान लो कोई व्यक्ति दंगे कराने की तैयारी करता है लेकिन खुद दंगे नहीं करता है, किसी और से करवा लेता है। और आप यहां बोलोगे नहीं, वहां पे लिखा था एंड दंगे करता है, तो बोले उसने तो सिर्फ तैयारी की थी, उसने थोड़ी किया था, उसने किसी और से कराया। तो यहां पे आपको एंड को एंड नहीं पढ़ना है, यहां पे आप एंड को काटोगे और लिखोगे कि कोई व्यक्ति दंगे कराने की तैयारी करता है और दंगे करता है, यानी कि तैयारी कोई और किया होगा, करता कोई और है, तो तुम तैयारी भी किए तो भी गुनहगार, किए तो भी गुनहगार। यहां पे एंड को और पढ़ना है, तो ध्यान से समझना इस बात को। यहां पे क्या लिखा हुआ है मेरे भाई और बहनों कि एक तो कॉमन सेंस रूल है जहां पे कुछ जगह में आपको मे को क्या पढ़ना पड़ेगा? शैल पढ़ना पड़ेगा। बराबर है क्या? ठीक है, मे को क्या करना पड़ेगा? शेल करना पड़ेगा। और एक कंजंक्टिव एंड डिस्टिंक्टिव रूल है कि आप और की जगह एंड भी पढ़ सकते हो और एंड की जगह और भी पढ़ सकते हो। बरोबर है क्या? सिचुएशन में डिपेंड करेगा। बरोबर, तो एक कॉमन सेंस रूल है, आप इसको जब पढ़ोगे मॉड्यूल से तब समझ में आ जाएगा। ये सारी चीजें एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन वाली बात है। ठीक है सर, समझ में आया। जीवन में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब बात आ रही किसकी? एजेस्डम जेनरिस की। ये एजेस्डम जेनरिस तो मैंने आपको चैप्टर 2 में जब मैं आपको डॉक्ट्राइन पढ़ा रहा था तभी पढ़ा दिया था। इसमें याद करो, एशबरी रेलवे कंपनी एंड आयरन, एशबरी रेलवे कंपनी एंड आयरन, एशबरी रेलवे एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे का केस था, जहां पे बोला गया था कि भैया कंपनी में कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर। तो एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर ये तो जनरल वर्ड हो गया, मैकेनिकल इंजीनियर क्या हो गया? स्पेसिफिक वर्ड हो गया। तो पॉइंट ये आता है कि अगर किसी स्पेसिफिक वर्ड के बाद लॉ के अंदर कोई जनरल वर्ड आता है, वो जनरल वर्ड का मीनिंग आपको किससे निकालना है? स्पेसिफिक वर्ड से। आओ आपको मैं समझाता हूं। जैसे कि कंपनीज एक्ट के, जैसे कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 30 के अंदर, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 30 के अंदर डेफिनेशन दी हुई है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। वहां पे लिखा हुआ है बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेट्रा। अब बुक्स ऑफ अकाउंट तो स्पेसिफिक वर्ड है, अब ये जो एक्सेट्रा है ये जो जनरल वर्ड है, एक्सेट्रा के अंदर क्या क्या आएगा? भैया एक्सेट्रा का मतलब आपको निकालना है बुक्स ऑफ अकाउंट से ही, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट के एक्सट्रैक्टर में वो सी चीजें आएगी जो बुक से संबंधित है, जैसे कि अकाउंटिंग बुक, रजिस्टर ऑफ वेजेस,
पेटी कैश बुक, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं आएगा, मिनट बुक इसके अंदर नहीं आएगा, प्रॉक्सी बुक इसके अंदर नहीं आएगा। क्या ये मिनट बुक और प्रॉक्सी बुक ये आपका बुक से संबंधित है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट से संबंधित है? नहीं। ऐसे ही मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मान लो किसी जू का लॉ है, उस जू में लॉ लिखा है कि इस जू के अंदर रहेंगे लायन, टाइगर, चीता, जैगुआर एंड अदर्स। तो भैया लायन, टाइगर, चीता, जैगुआर एंड अदर्स बोला, तो क्या अदर्स के अंदर आप में से किसी और को डाल दिया जाएगा क्या? बोले अदर्स बोलने से क्या अदर्स में सब आ जाएंगे? अरे यहाँ पे अदर्स का मतलब है कि वाइल्ड एनिमल आएगा, वाइल्ड एनिमल आएगा, समझे क्या? यहाँ पे अदर का मतलब क्या है, वाइल्ड एनिमल। तो वो अदर जो जनरल वर्ड है उसका मतलब आपको स्पेसिफिक वर्ड से निकालना है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, रूल ऑफ एडजस्टम जनरस। क्या तुम मेरे साथ हो मेरे भाई और बहनों? ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, रूल स्टेट दैट देयर आर वेरियस जनरल वर्ड विच आर यूज्ड इन फ्रेमिंग ऑफ डिफरेंट लॉस, अलग अलग लॉस के लिए। सच जनरल वर्ड्स आर गिवन आफ्टर स्पेसिफिक वर्ड, वो जनरल वर्ड को स्पेसिफिक वर्ड के बाद बोला है, तो वो जनरल वर्ड को आप डिराइव करोगे, उसके मीनिंग को डिराइव करोगे फ्रॉम द स्पेसिफिक वर्ड आफ्टर विच इट हैज बीन मेंशन। तो इसेंशियल क्या रहेगा, पहले स्पेसिफिक वर्ड है, उसके बाद जनरल वर्ड है, जनरल वर्ड गिवन आफ्टर स्पेसिफिक वर्ड, तो जनरल वर्ड का मतलब आप निकालोगे स्पेसिफिक वर्ड से, यही एडजस्टम जनरस है। अब आओ अपन दूसरा समझते हैं, अदर सेकेंडरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। प्राइमरी रूल अपने सारे हो गए हैं, अब मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, सेकेंडरी रूल पढ़ा रहा हूं, ध्यान से इस चीज को समझ के लेना। ठीक है सर, आपके एग्जाम्पल अच्छे हैं इस चैप्टर के, लॉ रिलेटेड है, समझ कर अच्छा लगता है जी, शुक्रिया। अब सुनना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफेक्ट ऑफ यूजेज। यूजेज का मतलब क्या होता है, कस्टम। कस्टम का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई चीजें जो सालों साल से चली आ रही है, रीतों रीत से चली आ रही है, बराबर है क्या, उसको बोलते हैं कस्टम। तो लॉ मेकर क्या कहता है कि जैसे आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो कि भाई प्राइमरी रूल्स में आप सब देख के आ गए, आपको प्राइमरी रूल पे कहीं पे भी कुछ समझ में नहीं आया, आपने लॉ मेकर का इंटेंशन पता नहीं लगा पाया। अब आप क्या करो, सेकेंडरी रूल में आ जाओ। देखो एक ये रूल है बड़ा गंदा सा, ऑप्टिमा लीगल इंटरप्रिटेटर एज कॉन्स्टिट्यूटेड करके, बराबर है क्या? इसका मतलब है कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रिटेटर ऑफ लॉ। अब इसको ना मैं आपको सही शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं, पहले आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, फिर आपको ये पढ़ के बताऊंगा तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, समझना, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, अभी समझना इस बात को। आपने ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में तीन प्रकार के क्या पढ़ लिए हैं, इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिए। एक अपन ने पढ़ लिया प्रॉमिसरी नोट, दूसरा आपने पढ़ लिया बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तीसरा आपने पढ़ लिया चेक। ये तीनों तीनों क्या बात करते हैं, पैसे से संबंधित बात करते हैं। जब आप इमीडिएटली पेमेंट नहीं कर रहे हो, आप प्रॉमिस कर रहे हो, आप कंडीशनल पेमेंट कर रहे हो, बराबर है क्या? ठीक है, आप क्या कर रहे हो, कंडीशनल पेमेंट कर रहे हो। तो कंडीशनल पेमेंट जब आप कर रहे हो तो आप प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक देते हो, जब आप तुरंत में पैसे नहीं दे रहे हो, बराबर है क्या? अब मैंने ना आपको जब ये एनआई एक्ट पढ़ाया था इसी सीरीज के अंदर, तो मैंने बताया था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बेसिकली इन तीन इंस्ट्रूमेंट की बात करता है। हालांकि इसके अलावा और भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसको ये एक्ट गवर्न नहीं करेगा, जिसको कौन गवर्न करेगा, कस्टम गवर्न करेगा। अब इसमें ना मैं तुमको एक कहानी बताता हूं जबरदस्त। आमतौर पर जब तुम किसी बड़ी दुकान में जाओगे ना तो ये चीज आपको मिलती है, मैंने ये प्रैक्टिकली कहां देखी थी मैं आपको बताता हूं, बराबर है क्या? मेरे भाई साहब की शादी थी, बराबर है क्या? अब भाई साहब की शादी थी ना तो भाई शॉपिंग करनी पड़ेगी, तो हमारे घर की जितनी भी लेडीज थी ना, और आपको ये मुंबई में भी देखने को मिलेगा, बराबर है मैडम, वो मुंबई में कौन सी जगह है, वो सब आपको खाना पीना सैंडविच वैंडविच सब करवाते जहाँ पे, हाँ हाँ हाँ, एक जगह कहाँ पे जगह है, हाँ हाँ थाने में करके एक जगह है, मैं नाम नहीं लेता, चलो उसका समझना ध्यान से, बराबर है क्या? वो क्या करते हैं सारे लेडीज लोग, जैसे एक दुकान में आ गए शॉप में शॉपिंग करने के लिए, बरोबर है क्या? तो वहां पे अब शॉपिंग, भैया लड़कियां शॉपिंग कर रही है, लेडीज शॉपिंग कर रही है, दिन दुगनी हो जाएगी रात चौगनी हो जाएगी, इनकी शॉपिंग खत्म नहीं होती है भाई, बराबर है क्या? तो वहां पे उनके लिए व्यवस्था होती है। व्यवस्था क्या होती है कि शॉप में इनको पूछा जाता है, मैडम चाय लेंगे, मैडम कॉफी लेंगे, मिल्क शेक लेंगे, समोसा लेंगे, सैंडविच लेंगे, ये सब चलते रहेगा वहां पे। क्यों? आराम से बैठो, खाओ पियो, दबा के सारी चीज लेके जाओ एकदम जबरदस्त तरीके से, बराबर है क्या? अपना क्या होता है भाई लड़कों का, अपना क्या होता है, मैं मेरे भाई की शॉपिंग भाई 1.5-2 घंटा, 1.5-2 घंटे भी नहीं लगे होंगे,
एक जगह गए वहां से सूट ले लिए, एक जगह गए वहां से हल्दी के लिए कुर्ता पजामा ले लिए, एक जगह गए एंगेजमेंट से ले लिया। अच्छा एंगेजमेंट का तो ऐसा था, हमारे भाई साहब का ही कोई पुराना कोई सा सूट पड़ा हुआ था जो यूज नहीं कर रहा था, अपन ने वही पहन लिया, एकदम बेहतरीन, बराबर है क्या। 1-1.5 घंटे में जम आता थी भाई, खत्म। इधर से ये उठाए, ये लड़कियों का ऊपर से ये मैचिंग, नाखून का मैचिंग, ईयर रिंग का मैचिंग, नेकलेस का मैचिंग, शू फुटवेयर मैचिंग मैचिंग, सब खत्म, दिमाग ही खराब हो जाता है पूरा, बरोबर है क्या। तो अब जैसे एक बात है, बराबर है, अपना अपनी जरूरतें कम है भाई, अपनी जरूरतें कम है, फिर भी हम इसीलिए हमारे जमीर में दम है। हमारे को ऐसा होता है भाई, हमारे घर में फेस वॉश खत्म हो जाता है ना, मैं तो साबुन से ही मुंह धो लेता हूँ। फेस वॉश खत्म हुआ, साबुन से ही मुंह धो लिया, एकदम झाका नाका, एकदम जोर से। लड़कियों को देखो, फेस वॉश खत्म हो गया तो पहले मंगाएंगे, बॉडी वॉश मंगाएंगे, फेस वॉश मंगाएंगे, शैम्पू मंगाएंगे, सब झाका नाका है, बराबर है। अपना कुछ नहीं भाई, आने दो, जो आ रहा है आने दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है क्या। हाँ, सुजन जी कह रहे हैं मैं फेस वॉश ही यूज नहीं करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। तू बेटा हल्दी बेसन हल्दी चंदन से नहाता होगा, चिकनी चिकनी स्किन होगी तेरी, बराबर है। सूट नहीं करता होगा तेरे को फेस वॉश, रफ हो जाती होगी, कोमल कली है बेटा तू, ठीक है। चलिए, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो मैं वापस से इधर आता हूं, यहाँ पे वापस से इधर आता हूं, बराबर है क्या। तो ये सब होता है। अब वो क्या करते हैं देखना समझना, वो शॉप वाले क्या करेंगे, शॉप वालों के सामने बहुत सारी दुकान होती है, मार्केट एरिया तो रहता है, तो सब बहुत सारी दुकान रहती है। तो क्या करते, पहले पूछ लेते हैं मैडम चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, सैंडविच लेंगे, क्या लेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने एक एम्प्लॉय को पकड़ते हैं और अपनी दुकान की एक रसीद निकालते हैं। उस दुकान में इनका नाम रखा रहेगा, ओम ओम बना रहेगा, ऐसे करके दुकान का नाम लिखा रहेगा, बराबर है क्या। नाम लिखा रहेगा और वहां पे लिख देगा 4 चाय 1 सैंडविच और साइन करके दे देगा। अब ये जो दुकान का नौकर है वो सामने दुकान में लेके जाएगा, मालिक देखेगा, अच्छा 4 चाय 1 सैंडविच, वो रख लेगा, उसको वो रसीद को रख लेगा जिसमें दुकान का नाम लिखा हुआ है। ऐसे करके महीने में मैं कहता हूं 50-60 रसीद उसको मिली। वो हर रसीद को इकट्ठा करता है, हर रसीद के बेसिस में वो 1 महीने का बिल बनाएगा और भेज देगा, बराबर है क्या। अब बात ये आ रही है कि तुमने रसीद बना ली, सब उधारी में दे दिया, कर दिया, बरोबर। अब शॉप से जब अल्टीमेटली पैसा मांगा जा रहा है तो शॉपकीपर कहता है कि भैया इतना बिल तो हुआ ही नहीं है, आप गलत बता रहे हो। बोले आपका पूरा मेरे पास रसीद है, मैं गलत काम कर ही नहीं रहा हूं, सबूतों के साथ हूं। अब मामला थोड़ा सा गड़बड़ा गया, 50-60 हजार रुपए का डिफरेंस आ गया, ये लोग सारे के सारे कोर्ट पहुंच गए, बराबर है क्या। अब कोर्ट पहुंच गए तो कोर्ट में अब ये बात है कि भैया ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं है, अगर ये है तब तो तुमको पैसा मिलेगा, नहीं है तो कैसे कर देंगे। तो ये जो शॉप वाले थे वो बोले अरे हमारे मार्केट में इसी से काम चल रहा है, हम इसको हुंडी बोलते हैं, हम इसको हुंडी बोलते हैं। वो 4 व्यापारी लोग को लेके आ गए, बोले हाँ सर ऐसे ही काम करते हैं, हमारा कस्टम है, सालों साल से चला आ रहा है। तो माना गया कि भाई हाँ ये हुंडी है। अब तक ये डिसाइड किया जा रहा था कि भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को तो हम 3 ही मानते हैं, अब ना तो ये प्रोमिसरी नोट है, ना तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ना तो ये चेक है, अब इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माने कि नहीं माने। तो बोले प्राइमरी रूल से तो बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि वहां पे लॉ ही ऐसा लिखा हुआ है कि ये 3 ही है। तो बोले चलो ठीक है फिर चलते हैं किधर, बोले कस्टम में। तो बोले कस्टम में इसकी मान्यता है, कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रिटेटर, इसको एनआई माना गया और उनका पेमेंट करवाया गया। क्या तुम मेरे साथ हो एवरीबॉडी। तो उसी हिसाब से यहां पे देखो लिखा था कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रिटेटर ऑफ लॉ, बराबर है क्या, ठीक है। सौरभ जोशी कह रहा है सर मैं राहुल गुप्ता हूं, मुझे एडमिन ने टाइम आउट कर दिया, मैंने बस इतना पूछा कि कौन है वहां पे। हमारा एडमिन जो है ना वो खाली पेट नशा कर लेता है बहुत जोर से, 4-5 गांजे का पफ ऐसे मारता है कि वो बेहोश हो जाता है ऐसे। अब उसका जो मन कर रहा है वो उसको 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 हटाते जाता है। इससे ना मेरे को एक जबरदस्त चीज याद आ गई। मैं कल एक रील देख रहा था इंस्टाग्राम में रील देख रहा था, तो 4 लोग पत्ते खेल रहे थे, 5वां वाला बेड में सोया हुआ था। और 5वें वाले को क्या करते पता है क्या, इन्हीं 4 में से 1-2 बंदे उठते हैं, एकदम से उसको उठा के बैठा देते हैं और हाथ में पत्ते थमा देते हैं, और चारों ऐसे पत्ते चलते हैं, वो भी ऐसे पत्ते फेंक देता है। फिर सब हंसने लग जाते हैं। तो उसको बाद में समझ में आता है अच्छा मैं सो रहा था क्या, ऐसा है। तो हमारा जो संतोष भाई है उससे कम नहीं है, उसको बाद में पता चलता है अच्छा कौन सा कमेंट था, अच्छा इसको नहीं हटाना था, उसको बाद में पता चलता है। हाँ, सौरभ कह रहे हैं हाँ मैंने भी देखा था, बस बेटा तेरे साथ वैसे ही हुआ है, बरोबर है क्या। हाँ
चलिए, प्रमोद जी कह रहे हैं सर ये वीडियो पब्लिक रहेगी या प्राइवेट हो जाएगी? ये तो भगवान के हाथ में बेटा, मेरे हाथ में कहां है। भगवान ने जैसा क्लिक करवा दिया मेरे से वैसा हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि मैं इसको क्या कर दूं, प्राइवेट कर दूं, भगवान ऐसे पब्लिक में क्लिक करवा देगा मेरे से, उसकी मर्जी है ये सब। बराबर है क्या? चलिए ध्यान से सुनना इस बात को। तो कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रिटेटर ऑफ द लॉ, ध्यान से समझना। तो देखो लिखा है द बेस्ट इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैट्यूट और एनी अदर डॉक्यूमेंट इज दैट which has been made by contemporary authority। एक तो ये कस्टम वाला हो गया और एक आ रहा है कॉन्टेम्पररी अथॉरिटी। कॉन्टेम्पररी अथॉरिटी का मतलब ये है ऐसी अथॉरिटी जो लॉ में बार बार डील करती है, वो जो मतलब देती है वो मतलब उसका निकाल सकते हो। बराबर है क्या? चलिए ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। अब आगे और एक जबरदस्त रूल आ रहा है दूसरा, कि बोले अगर आप कस्टम और कॉन्टेम्पररी अथॉरिटी से अपना नियम नहीं निकाल पा रहे हो, बराबर है क्या? एक ही सेकंड, शायद इंटरनेट चले गया, जस्ट अ मोमेंट। हाँ इंटरनेट चले गया है, बहुत बढ़िया है, इंटरनेट चले गया है, इंटरनेट चले गया है, इंटरनेट चले गया। आएगा धीरे से, बीच बीच में जाता है फिर आता है। इधर लाल ही लाल दिख रहा है। जस्ट अ मोमेंट गाइस। अब आगे 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 आ गया क्या? फटाफट बताओ, आ गया क्या? संतोष ने लैग करवाया कह रहे हैं। नहीं नहीं, संतोष तो कुछ नहीं किया बेचारा। हाँ आगे 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 आ गया है। एवरीबॉडी आर विद मी? हाँ भाई, बारिश गजब चल रही है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा जोर से आवाज आ रही क्या बताऊं। एकदम रोमांटिक मौसम हो गया, एकदम रोमांटिक मौसम हो गया पुणे का। एकदम झाका नाका बोलते हैं ना, झाका नाका मौसम, एकदम झाका नाका मौसम हो गया। बराबर है क्या? चलिए मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। अब ना दूसरा रूल आता है मेरे बच्चे, इसको बोलते हैं नॉसिटर ए सॉसिस। नॉसिटर ए सॉसिस ये अदर रूल का, यानी कि सेकेंडरी रूल का दूसरा रूल है। बराबर है क्या? नॉसिटर ए सॉसिस, बराबर है क्या? ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ है। एसोसिएटेड वर्ड्स टू बी अंडरस्टूड इन कॉमन सेंस मैनर। कोई वर्ड अगर एसोसिएटेड है तो कॉमन सेंस में पढ़ना है इसको। पहले इसका ना मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी, बरोबर है क्या? अब प्लांट एंड मशीनरी का मतलब क्या निकालू? पौधा और मशीन, ऐसे बोलूंगा। तो प्लांट एंड मशीनरी का मतलब, मान लो आपको लॉ में दो ऐसे वर्ड मिलते हैं जिसमें एक का मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एम्बिगुअस है, और दूसरा स्पेसिफिक वर्ड है। बराबर है क्या? प्लांट एंड मशीनरी बोला हुआ है। वापस से लैग आ गया क्या? वापस से लैग आ गया है, वापस से लैग आ गया, वापस से लैग आ गया, वापस से लैग आ गया है। एकदम से चाय पकौड़े वाला मौसम। हाँ 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 ठीक है, सुनाइए, आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है। ठीक है ठीक है, चलिए ध्यान से सुनना। तो जैसे प्लांट एंड मशीनरी बोला, तो प्लांट एंड मशीनरी का मतलब क्या है बेटा? प्लांट यानी कि यहाँ पे पौधा, पेड़, गमले, ये नहीं होगा। यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का मतलब ये है कि भाई ऐसा कोई फैक्ट्री, प्लांट का मतलब क्या है? कोई ऐसी बड़ी मशीन। बराबर है क्या? कोई ऐसी बड़ी मशीन, कोई ऐसी बड़ी मशीन, जैसे दाल मिल होती है। बराबर है क्या? वो दाल मिल होती है तो उसका इतना बड़ा मशीन चार जगह फैला रहता है। बरोबर है क्या? तो वो प्लांट एंड मशीनरी बोल रहा है, तो पौधा और मशीनरी बोल रहा है, वहां पे प्लांट का मतलब निकालना पड़ेगा मशीनरी से। क्या तुम मेरे साथ हो? एसोसिएटेड वर्ड शुड बी रीड इन कॉमन सेंस मैनर। तो देखो क्या लिखा हुआ है। This rule state that if under any law two or more specific words and one of that specific word ambiguous or makes the interpretation redundant, तो ambiguous, then such ambiguous specific word shall lose its identity। प्लांट अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा और प्लांट अपनी आइडेंटिटी निकालेगा अदर सराउंडिंग वर्ड, जैसे मशीनरी है उससे निकाला। इसी को इसको बोलते हैं नॉसिटर ए सॉसेस। अब ध्यान से समझना, देखो अब क्या लिखा हुआ है, इंटरनल एड्स टू कंस्ट्रक्शन। इंटरनल एड्स का मतलब मैंने आपको बताया था, दो प्रकार के एड है, हेल्प है। एक जो कानून के अंदर ही आपको एड दे देगा, एक जो कानून के बाहर आपको एड मिलेगा। तो सर
ये एड जो है, इंटरनल एड और एक्सटर्नल एड, ये दोनों रूल के बाद देखना है क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों रूल के बाद नहीं देखना। आपको रूल को तो जब आप इंटरप्रिटेट कर रहे हो तभी देख लेना है, प्राइमरी रूल पहले, सेकेंडरी रूल बाद में। लेकिन जब आप प्राइमरी और सेकेंडरी रूल को इंटरप्रिटेट, यानी कि उस रूल के माध्यम से इंटरप्रिटेट करने की कोशिश कर रहे हो, तब साथ साथ में ना आप इन एड का जो एक्ट के अंदर ही दिए हैं और कुछ एक्ट के बाहर है, आप साथ ही साथ इसको एड को हेल्प में ले सकते हो। ये रूल खत्म हो गए, अब मैं एड शुरू कर रहा हूं, ध्यान से समझना, बराबर है क्या? सुनना, मैं 11th में था तो यही समझा था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं अर्चित जी, समझना। अब देखो क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग टाइटल। लॉन्ग टाइटल देखो लिखा है, सेट आउट एट हेड ऑफ द स्टैट्यूट एंड गिव्स अ फेयरली फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ द एक्ट। लॉन्ग टाइटल, जो एक्ट का नाम लिखा होता है ना, लॉन्ग टाइटल, एक्ट का नाम लिखा होता है, उसको बोल रहा है लॉन्ग टाइटल। आप लॉन्ग टाइटल सेक्शन की हेडिंग को मत समझ लेना, सेक्शन की हेडिंग को मार्जिनल नोट बोला जाता है, मार्जिनल नोट, बराबर है क्या? ये लॉन्ग हेडिंग है। अब ध्यान से समझना इसको, ठीक है? अब ध्यान से समझना इसको। जैसे एक ना एक केस लॉ है, एक केस लॉ है, ध्यान से समझना। मैं आपको इसमें दो एग्जांपल दूंगा जिससे आपको लॉन्ग टाइटल क्या हेल्प करता है वो समझेगा। एक एक्ट का नाम है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, ब्रैकेट में प्रैक्टिस इन हाई कोर्ट। ये एक्ट के संबंधित में केस लॉ है, जिस केस का नाम है अश्विनी कुमार घोष वर्सेस अरबिंदो। अश्विनी कुमार घोष वर्सेस अरबिंदो, बराबर है क्या? ठीक है, ध्यान से समझना। ये क्या बोल रहा है कि भाई ये एक्ट ऑथराइज कर रहा है एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट को टू प्रैक्टिस एज अ राइट इन एनी हाई कोर्ट। ये जो एक्ट है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ब्रैकेट में प्रैक्टिस इन हाई कोर्ट, ये जो एक्ट है इसका टाइटल ही समझ में आ रहा है, इसका टाइटल पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट को किसी भी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने का अधिकार देता है, बराबर है क्या? सो द टाइटल ऑफ अ स्टैट्यूट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्ट एंड मे बी रेफर्ड फॉर द पर्पस ऑफ असर्टेनिंग द जनरल स्कोप। अब ये एक्ट में हमको बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि भैया ये एक्ट सीधा सीधा राइट दे रहा है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, जरूरी नहीं है कि जब भी अगर आप टाइटल पढ़ लिए तो टाइटल से ही आपका मतलब क्लियर हो जाएगा, ये गलत बात है। टाइटल को, लॉन्ग टाइटल को आपको एज अ हेल्प लेना है। आप टाइटल को बेसिस बना के प्रोविजन इंटरप्रिटेट मत कर लेना कि अरे देखो जैसे टाइटल लिखा है वैसा। टाइटल को आप एज अ रेफरेंस, एज अ हेल्प ले सकते हो। वर्ड क्या लिखा हुआ है, इंटरनल एड। ये रूल नहीं है, ये एड है। इसकी हेल्प लेके आप प्रोविजन को इंटरप्रिटेट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर बार जब आप लॉन्ग टाइटल को पढ़ो तो इससे आपका मतलब निकल के आ जाए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, एक आपको एक्ट का नाम मिलेगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वाला, बराबर है क्या? तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, अब ये लॉन्ग टाइटल है इसका। अब तुम इसको पढ़ोगे तो क्या समझ में आएगा, अच्छा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट यानी कि इंडस्ट्री से संबंधित, लेबरों से संबंधित कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है तो ये एक्ट लगेगा, ये उनको कुछ अधिकार देगा? नहीं, नाम पे लिखा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, सिर्फ इसमें चार चीजें कवर होती है, एक स्ट्राइक, दूसरा लॉकआउट, तीसरा ले ऑफ और चौथा रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट यानी कि छटनी करना, आप काम किससे किसी को निकाल रहे हो। तो अगर आप देखोगे तो इसको पढ़ के तो लगता है सारे डिस्प्यूट आएंगे, लेकिन कायदे से चार ही कवर हो रहे। तो मैं अगेन कंक्लूजन में आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जो लॉन्ग टाइटल होता है एक्ट का, आप उसको एज अ रेफरेंस, एक मदद के तौर पे यूज कर सकते हो किसी भी प्रोविजन को इंटरप्रिटेट करने के लिए। लेकिन हर बार जो लॉन्ग टाइटल हो उससे आपका सही इंटरप्रिटेशन निकले ऐसा जरूरी नहीं है। यूज इट एज एन हेल्प, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ये लीगल एड है बस, और कुछ नहीं है, बराबर है क्या? अब बात आती है किसकी, प्रियम्बल की। प्रियम्बल किसी भी कानून, किसी भी एक्ट के स्टार्टिंग में एक ब्रीफ बताता है कि ये कानून किसके बारे से बात करता है। जैसे कि एग्जांपल में आपको बताऊं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जो प्रियम्बल है वो क्या बोलता है, ये एक्ट बना काहे के लिए, डिफाइन करने के लिए और अमेंड करने के लिए लॉ रिलेटिंग टू प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। तो इस प्रियम्बल से ही बात समझ में आ जाती है कि भैया ये सिर्फ तीन लोगों के बारे से बात कर रहा है, तीन इंस्ट्रूमेंट में। एक और आपको मैं बताना चाहता हूं, हिंदू मैरिज एक्ट का एग्जांपल देता हूं। 4.25 आपकी मॉड्यूल का 4.25 निकालोगे ना तो वहां पे आपको इसका रेफरेंस मिलेगा। जस्ट अ मोमेंट, किधर गया किधर गया किधर गया एवरीबॉडी, एक ही मिनट एक ही मिनट। हाँ जी, ध्यान देना। अब मैं प्रियम्बल बता रहा हूं, किसका प्रियम्बल बता रहा हूं,
हिंदू मैरिज एक्ट का मैं आपको प्रियम्बल बता रहा हूं। इसका जो सेक्शन 5 है वो क्या बोलता है पता है क्या? अ मैरिज में बी सोलमनाइज्ड बिटवीन टू हिंदूज, बराबर है क्या, हैज बीन कंस्टिट्यूट टू बी मैंडेटरी इन द सेंस दैट बोथ पार्टी टू बी हिंदूज। अब इसमें हुआ क्या था मैं आपको बताता हूं। ये तो सेक्शन 5 है। बोला गया कि भाई एक क्रिश्चियन है और एक हिंदू है, इन दोनों की शादी हिंदू एक्ट में करवा दिए। तो बोले क्या ये शादी वैलिड है? तो लोगों का कहना ये है और कोर्ट का कहना ये है कि इसका प्रियम्बल पढ़ो। प्रियम्बल क्या बोल रहा है देखो, एन एक्ट टू अमेंड एंड कॉडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू मैरिज अमंग हिंदूज। सेक्शन 5 को तो जाने दो, सेक्शन 5 तो बोल रहा है मैरिज में भी सोलमनाइट बिटवीन टू हिंदूज, ये तो अपनी जगह, वहां पे भी हिंदू आपको बोल रहा है, साथ साथ में बोल रहा है आप इसका प्रियम्बल पढ़ो हिंदू मैरिज एक्ट का। वो क्या बोल रहा है कि ये जो एक्ट बना है वो अमेंड करेगा और कोडिफाई करेगा लॉ रिलेटिंग टू मैरिज अमंग हिंदूज। इसका मतलब ये है कि अगर आपको हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर विवाह करना है, अब दोनों पार्टी हिंदू होने चाहिए। अगर मैरिज किसी क्रिश्चियन मेल और हिंदू फीमेल में हो रही है, वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर क्या रहेगी? वॉइड। ये आपने कैसे निकाला इंटरप्रिटेशन? ये आपने इंटरप्रिटेशन निकाला जब आपने हिंदू मैरिज एक्ट का प्रियम्बल पढ़ा और प्रियम्बल के साथ साथ सेक्शन 5 पढ़ा। अब आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, अरे यार एक तो क्रिश्चियन है एक हिंदू है, पता नहीं यार इनकी शादी को हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर वैलिड बोलूं कि वॉइड। तो भैया आपको रेफरेंस सीधा किसका ले लेना है? प्रियम्बल का। एक मदद ले लो प्रियम्बल की। प्रियम्बल साहब बोल रहा है ये एक्ट बना है दो हिंदुओं के बीच में शादी कराने के लिए, तो डेफिनेटली अगर एक क्रिश्चियन है तो वॉइड। तो प्रियम्बल को आपने एज अ मदद के तौर पे यूज किया इस कंक्लूजन में आने के लिए कि अगर जब तक दो हिंदू नहीं है ये वॉइड कहलाएगा। बोलो समझ में आया कि एवरीबॉडी आर विथ मी? अबे समझ में आया क्या? फटाफट बताओ। चलिए, तो इसी को क्या बोल रहा है, हर एक्ट में जो प्रियम्बल होता है वो एक्सप्रेस करता है स्कोप एंड ऑब्जेक्ट ऑफ पर्पस ऑफ द एक्ट। समझ में आई क्या बात? मेन सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर बिहाइंड द एक्ट, ये मेन सोर्स है। लॉ मेकर का इंटेंशन जानना है, प्रियम्बल पढ़ लो। जब भी एम्बिग्यूटी आ रही है प्रियम्बल पढ़ लो। सरल शब्दों में बोले, प्रियम्बल डिस्क्लोज करता है प्राइमरी इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, बट कैन ओनली बी यूज, तभी आप यूज करोगे, एज एन एड यूज करोगे जब आपको स्टैट्यूट में उसका मतलब क्लियर नहीं मिल रहा है, लॉ में उसका मतलब क्लियर नहीं मिल रहा है, तो ही आपको यूज करना है। और ध्यान से समझिएगा, प्रियम्बल कभी भी किसी पर्टिकुलर प्रोविजन को ओवरराइड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अरे कोई रूल थोड़ी है, ये तो आप एक हेल्प के लिए यूज कर रहे हो जब मतलब क्लियर नहीं है। किसी पर्टिकुलर प्रोविजन में कुछ बातें लिखी जो प्रियम्बल से अगेंस्ट जा रही, तो आप ये नहीं बोलोगे कि प्रियम्बल प्रिवेल करेगा। प्रियम्बल सिर्फ एक एड के लिए, एक हेल्प के लिए यूज होगा। ठीक है सर, समझ में आया सर? अब मैं बात करता हूं हेडिंग की, बराबर है क्या? हेडिंग का मतलब ये सिर्फ आपको डाउट पे यूज करना है, बराबर है क्या? कोई भी हेडिंग जो रहेगी ये सिर्फ आपको तभी यूज करना है डाउट में, इसको इतना ही समझ के लो। अब मैं बात करता हूं मार्जिनल नोट्स की। मार्जिनल नोट्स किसको बोलते हैं? जो सेक्शन का टाइटल होता है ना, उसको मार्जिनल नोट्स बोलते हैं कि भाई ये मार्जिनल नोट्स है। अभी मैंने आपको सेक्शन नंबर 67 पढ़ाया और एक पढ़ाया सेक्शन 68 जब मैंने चैप्टर शुरू किया था। याद करोगे अगर, आपको उस चैप्टर में क्या मिला? 67 में शेयर्स वर्ड मिले, 68 में सिक्योरिटी वर्ड मिला। तो मार्जिनल नोट्स आपको कब देखना है? कि जब आपको लग रहा है कि यार 67 में अपने शेयर वर्ड यूज किया, 68 में सिक्योरिटीज किया, क्लैरिटी चाहिए क्या 67 में भी सिक्योरिटीज आती है क्या? आप सीधा सीधा टाइटल पढ़ लो। जज जब डिलेमा में है तो वो क्या पढ़ लेगा? हेडिंग पढ़ लेगा, बात खत्म हो जाएगी, बराबर है क्या? हेडिंग पढ़ लेगा, बात खत्म हो जाएगी। तो मार्जिनल नोट्स आर ऑफन प्रिंटेड एट द साइड ऑफ द सेक्शन इन एन एक्ट, दे purport टू समराइज द इफेक्ट ऑफ द सेक्शन। अब मेरी बात को सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूं मैं। वापस से एक बार ना कंपनीज एक्ट को खोल लेता हूं ताकि मैं आपको इसको अच्छे तरीके से समझा पाऊं। सेक्शन नंबर 67 और 68 को ध्यान से समझना। अब देखो 67 अपने को क्या बोल रहा, 67 अपने को क्या बोल रहा? रिस्ट्रिक्शन ऑन परचेज बाय कंपनी ऑन गिविंग और गिविंग ऑफ लोन बाय इट फॉर परचेज ऑफ इट शेयर, ये बोल रहा है रिस्ट्रिक्शन। अब देखो वर्ड यूज किया रिस्ट्रिक्शन, लेकिन तुम इसका सबसेक्शन नंबर 1 पढ़ोगे ना, वो सीधा सीधा क्या बोल रहा है? नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और बाय गारंटी एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल शैल हैव पावर टू बाय इट्स ओन शेयर। बोले कोई कंपनी खुद के शेयर नहीं खरीद सकती। नाम लिखे हो तुम मार्जिनल नोट का रिस्ट्रिक्शन, लेकिन तुम सबसेक्शन 1 में क्या दे रहे हो? प्रोहिबिशन। फर्क समझ में आ रहा है?
तुम नाम दे रहे हो उसका रिस्ट्रिक्शन, लेकिन उसके सबसेक्शन 1 में तो आप प्रोहिबिशन लगा रहे हो छुट्टा छुट्टा। तो बोले मैं वही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मार्जिनल नोट्स जो हैं, जो साइड ऑफ द सेक्शन में लिखे रहते एक्ट के, उनका पर्पस है सिर्फ उसको क्या करना है, समराइज इफेक्ट ऑफ द सेक्शन, और कुछ टाइम में आप उसको एज एन एड यूज कर सकते हो, बराबर है क्या। कांट बी यूज्ड वेयर मीनिंग इज क्लियर। अब जब सब सेक्शन 1 का मीनिंग क्लियर है कि वो प्रोहिबिशन लगा रहा है, तो फिर तुम रिस्ट्रिक्शन के साथ उसको मिक्स मत करो, रिस्ट्रिक्शन के साथ उसको मिक्स मत करो। तो बोले प्रिंटेड होता है एट द साइड ऑफ द सेक्शन इन एन एक्ट, बरोबर है। अब डेफिनेशनल सेक्शन आपको बताने की जरूरत नहीं है, एक जगह सेक्शन 2 में सब चीज को क्या कर दिया है, डिफाइन कर दिया है, बहुत बढ़िया है, बरोबर है क्या। चलिए, प्रोविजो, वाह वाह वाह, जबरदस्त। प्रोविजो कब यूज होता है, ये भी इंटरनल एड है। तो ना, पहली बात तो प्रोविजो क्या कहना चाहता है मैं आपको ये बताता हूं, बरोबर है क्या। पहली बात तो प्रोविजो आपको क्या कहना चाहता है मैं आपको ये बताता हूं। जैसे कि ना आपको लॉ के अंदर ये सारी बातें मिलती है, बराबर है क्या। एक मिलता है सेक्शन जो बोलता है एक बात सुन, फिर आपको सब सेक्शन बोलता है मैं भी बोलूंगा मैं भी बोलूंगा, फिर आपका आता है प्रोवाइडेड दैट, पहले पूरी बात सुन, फिर प्रोवाइडेड फर्दर दैट आता है, बोले रुक 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 बात तो खत्म होने दे, फिर आता है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, वो कहता है रुक एक बात और रह गई थी ये भी सुन के जा, एक्सप्लेनेशन, जो बात की गई है वही करना है, अमेंडमेंट, पहले जो था सब भूल जा और मेरी सुन, नोटिफिकेशन, हम मर गए थे क्या। अब ध्यान से इस चीज को समझना, जो सेक्शन के अंदर सबसेक्शन है, सबसेक्शन के अंदर फिर क्या है, प्रोवाइडेड दैट है, ये क्या बोलता है। अब जैसे कि मैं आपको सेक्शन 2 क्लॉज 68 की याद दिलाऊं, सेक्शन 2 बोलता है प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 68 बोलता है प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड व्हिच बाय इट्स आर्टिकल्स, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है, तो फिर क्लॉजेज आ जाते हैं, बराबर है क्या, बराबर। तो जो प्रोवाइडेड दैट होता है ना, वो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। और जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आपको याद होगा हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 16 ऑफ सोगा, इंप्लाइड कंडीशन एंड वारंटी, याद आ रहा है, इंप्लाइड कंडीशन एंड वारंटी, बराबर है क्या। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई पैड वाला सीए, बरोबर है क्या, थैंक यू सो मच। तो सेक्शन 16 अगर आपको याद होगा, तो सेक्शन 16 अपने को क्या बोल रहा था, इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स, याद आ रहा है, इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स, बरोबर है क्या। उस पे क्या बोला था कि कोई भी गुड्स में कोई भी प्रकार की फिटनेस और क्वालिटी के लिए कोई कंडीशन नहीं मिलेगी, लेकिन बोले अगर आपने 3 कंडीशन पूरी कर दी, कौन कौन सी 3 कंडीशन, आपने आपने सेलर को ना पर्पस बता दिया कि भाई मैं को गुड्स खरीद रहा हूं, दूसरा आप सेलर की स्किल और जजमेंट में भरोसा कर रहे हो, तीसरा आप जो सेलर हो उनका काम ही है वही गुड्स आप बेचते हो जो बायर मांग रहा है। तो अगर आप ये 3 कंडीशन पूरी कर देते हो तो आपके गुड्स के संबंध में भी इंप्लाइड कंडीशन मिलेगी, बराबर। तो पहले तो ये लिखा, पहले तो ये लिखा 16(1) के अंदर, बराबर है क्या, पहले तो ये लिखा 16(1) के अंदर, 16(1) के अंदर अपने को क्या बोला कि भैया कोई भी गुड्स में क्वालिटी और फिटनेस के लिए कोई इंप्लाइड कंडीशन नहीं मिली, लेकिन प्रोवाइडेड दैट में बोला अगर ये 3 कंडीशन पूरी करोगे तो मिल जाएगा। तो जो प्रोविजो है ना, प्रोविजो का क्या इस्तेमाल होता है सर, प्रोविजो का इस्तेमाल होता है वेरियस कंडीशन देने का काम होता है। प्रोविजो आर वेरियस कंडीशन गिवन टू अ सेक्शन in an act. A particular section will be applicable only if the conditions specified in this provision are satisfied. तो 16(1) के अंदर वही बोला कि तुमको इंप्लाइड कंडीशन नहीं मिलेगी, लेकिन अगर तुम 3 कंडीशन पूरी करोगे तो मिल जाएगी। तो जब आपको कोई एडिशनल जानकारी देनी होती है कि किंतु परंतु बताना होता है, तो क्या यूज होता है, प्रोविजो। अब बात आती है कि सर प्रोविजो, एक्सेप्शन और सेविंग क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है, बराबर है क्या सर। प्रोविजो, एक्सेप्शन और सेविंग क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे मैं आपको बताता हूं, आपने सेक्शन 2 क्लॉज 85 पढ़ा होगा, बराबर है क्या, आपने सेक्शन 2 क्लॉज 85 पढ़ा होगा, एक्सेप्शन उस पे एक दिया रहता है, बराबर है क्या, एक एक्सेप्शन होता है, एक प्रोविजो होता है और एक सेविंग क्लॉज होता है। सर इन तीनों में क्या फर्क है। तो एक्सेप्शन, जैसे आपने सेक्शन 2 क्लॉज 85 पढ़ा, उसमें लिखा है प्रोविजो में
नथिंग कंटेन्ड इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी और ऐसी कंपनी जिसके लिए अलग से एक्ट पास हुआ है। तो कभी कभी आपको प्रोवाइडेड दैट के अंदर क्या मिलता है, एक्सेप्शन मिलता है कि इनके ऊपर सेक्शन 2 क्लॉज 85 नहीं लगेगा। तो उसका मतलब ये होता है कि भैया ये जो है ना एक्सेप्शन दे रहा है, इंटेंडेड टू रिस्ट्रेन द इनेक्टिंग क्लॉज टू पर्टिकुलर, कि मैं इसमें नहीं लगूंगा, वो एक्सेप्शन है। अब प्रोविजो का मतलब क्या होता है, ये रिमूव करता है स्पेशल केसेस को, स्पेशल केसेस को जनरल इनेक्टमेंट से रिमूव करता है। जैसे सेक्शन 2 क्लॉज 68 में क्या बोला, करंट इंप्लॉय, प्रेजेंट इंप्लॉय, पास्ट इंप्लॉय को 200 की लिमिट में गिनना ही नहीं है। ये प्रोविजो का मतलब कुछ स्पेशल केस जिसको जनरल इनेक्टमेंट से बाहर करना है। जनरल इनेक्टमेंट का मतलब क्या है कि 200 की लिमिट में, मतलब जनरल इनेक्टमेंट क्या है कि प्राइवेट कंपनी की 200 की लिमिट है, आपको 200 तक ही रखना है, लेकिन उन 200 में कुछ लोगों को हटाना है। तो कुछ लोगों को हटाना है, वो किधर दिया है, प्रोविजन में दिया है, प्रोवाइडेड दैट करके। अब आता है सेविंग क्लॉज। सेविंग क्लॉज के लिए मैं आपको सेक्शन 6 का रेफरेंस देता हूं। सेक्शन 6 में क्या होता है, सेक्शन 6 की शुरुआत होती है, सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। वो बोलते हैं जहां जहां पे भी इस एक्ट ने खुद ही कुछ कुछ एग्जम्पशन प्रोविजन दिए, उनको छोड़ते हुए आपके आर्टिकल, आपके एमओए, आपके रेजोल्यूशन, आपके एग्रीमेंट में जो भी बातें लिखी होगी, अगर वो एक्ट से कॉन्ट्राडिक्टरी है, एक्ट प्रिवेल करेगा। लेकिन उनको छोड़ देना जिसको एक्ट खुद ही परमिट कर रहा है, उसको बोलते हैं सेविंग क्लॉज। उसका मतलब क्या होता है, इज यूज्ड टू प्रिजर्व फ्रॉम डिस्ट्रक्शन सर्टन राइट्स, रेमेडीज एंड प्रिविलेज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता, उसको सेव करके आगे बढ़ता है। बराबर है क्या एवरीबॉडी, एवरीबॉडी समझ में आया? तो ये एक्सेप्शन, प्रोविजो और सेविंग क्लॉज का क्या है, फर्क है। ये प्रोविजो भी अपना हो गया। अब आते अपन इलस्ट्रेशन। इसको बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेयर एक्ट उठा के देख लो, लगभग लगभग हर सेक्शन के नीचे आपको इलस्ट्रेशन मिलेगा, जो आपको एक सपोर्टिव की तरह काम करेगा किसी प्रोविजन को समझने के लिए। तो आप इसकी भी मदद ले सकते हो, किसकी, इलस्ट्रेशन की। अब बात आ रही है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या है, अब अगर आपको शेल्फ प्रोस्पेक्टस का मतलब नहीं पता, तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस का मतलब सेक्शन 31 के अंदर जो एक्सप्लेनेशन दिया उस पर लिखा हुआ है। अगर आपको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का मतलब नहीं पता, तो सेक्शन 32 के आर एक्सप्लेनेशन में दिया है। अरे आपको सेक्शन 2 क्लॉज 87 जो सब्सिडरी कंपनी है, वहां पे क्या बोला, हियर अ एक्सप्रेशन कंपनी विल इंक्लूड अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो एक्सप्लेनेशन एट टाइम्स गिवन टू अ सेक्शन टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, कि यहां पे इस वर्ड का मतलब क्या है। अब शेल्फ प्रोस्पेक्टस किसको पता है कि क्या होता है, तो दे दिया है सेक्शन 31 के एक्सप्लेनेशन। बराबर है क्या, कंटेंट इन द सेक्शन, इट बिकम्स द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एनैक्टमेंट। एक्सप्लेनेशन आप ऐड करते हो टू इंक्लूड समथिंग विद इन द सेक्शन। एक्सप्लेनेशन शुड नॉर्मली बी सो रीड एज टू हार्मोनाइज विद अ क्लियर अप मीनिंग। तो इसको बताने की जरूरत नहीं, तो आपने बहुत बार पढ़ लिया है। स्केड्यूल भी बताने की जरूरत नहीं। सीएसआर आप जब पढ़े तो स्केड्यूल 7 के अंदर आपको बताया कि भाई सीएसआर क्या होगा, एमओए और एओए का आपको फॉर्मेट दिया हुआ है स्केड्यूल के अंदर। तो आप इसको रिफर करते रहते हो एक्ट के साथ साथ अपने प्रोविजन को सही तरीके से इंटरप्रिटेट करने के लिए। अब जैसे कि मान लो आपको डाउट है कि यार पेंडेमिक का समय चल रहा है, सीएसआर पॉलिसी के अंदर मान लो मैं वैक्सीन खरीद के दान कर देता हूं, तो क्या ये सीएसआर में आएगा? तो स्केड्यूल 7 को अमेंड किया था पेंडेमिक के समय, उसमें बोला था कि भाई ये आप रिसर्च और डेवलपमेंट में वैक्सीन के अगर योगदान कर रहे हो, फ्री में वैक्सीन दान कर रहे हो, उसके लिए कुछ पैसे वैसे दे रहे हो, किसी को बेड प्रोवाइड कर रहे हो, किसी को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये सीएसआर पॉलिसी में काउंट होगा। तो अगर आपको देखना है काउंट होगा कि नहीं होगा, स्केड्यूल खोलो देख लो, हाँ ठीक ठीक ठीक, सही इंटरप्रिटेट कर रहे थे, हो गया। तो स्केड्यूल को आप एज अ हेल्प यूज कर सकते हो। बराबर है क्या? अब आ रहा है अपने पास क्या, एक्सटर्नल एड। बरोबर है क्या, एक्सटर्नल एड। अब बोल रहा है हिस्टोरिकल सेटिंग और पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में चले जाओ और आप कमिटी के रिपोर्ट को रिफर कर लो। अब इसके लिए मैं ना आपको एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूं, जबरदस्त वाला। इसमें क्या हुआ था, एक मास्टर से हमारी लड़ाई हो गई थी। लड़ाई मतलब प्यार वाली लड़ाई। मैं कह रहा था भैया मेरा इंटरप्रिटेशन सही है, वो कह रहे थे उनका इंटरप्रिटेशन सही है। तो मैंने क्या किया, सीधा सीधा पार्लियामेंट की हिस्ट्री और एक कमेटी की रिपोर्ट निकाल के उनको दे दी कि सर देख लो, ये हिस्ट्री है, ये कमेटी का रिपोर्ट है और उस प्रकार से मेरा ये इंटरप्रिटेशन है, ध्यान से समझना। बिल्कुल करेक्ट बात, मोहम्मद जी को ये बात पता है। एक हमारे साथ वाले कलीग ही है, मैं अपने लेक्चर में पढ़ा दिया था, लेक्चर में मैंने इनको बोल दिया था
फिर उनका रिप्लाई नहीं आया था ना आपको, हाँ फिर उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आया, वो सीधी सी बात है, प्यार मोहब्बत वाला रिप्लाई हो गया। तो ऐसा था ना कि मैं अपने लेक्चर में एक पढ़ा रहा था दैट माइनर कैन नेवर बिकम पार्टनर। मतलब जहां जहां पे भी आपको ऐसा इंटरप्रिटेशन पढ़ाया जा रहा है वो गलत इंटरप्रिटेशन है। माइनर कैन नेवर बिकम अ पार्टनर, बरोबर है। सेक्शन 30 में ही बोला है कि माइनर में बी एडमिटेड इनटू द बेनिफिट, कि अगर आप चाहो तो माइनर को आप बेनिफिट में क्या कर सकते हो, एडमिट कर सकते हो विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। सेक्शन 30 खुद ये बोल रहा है। अब उनने ये लेक्चर सुन लिया और मेरे को कहते कि सर बताइए कि क्या माइनर पार्टनरशिप डीड को साइन कर सकता है। मतलब नहीं कर सकता सर, वो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी है ही नहीं, उसके बिहाफ में उसका गार्डियन साइन करेगा तब जाके वो बेनिफिशियरी बनेगा, बराबर है क्या? ठीक है। तो वो लड़ने लग गए, बोले सर आप समझ नहीं पा रहे हो, वहां पे ऐसा लिखा है वो फुल फ्लेज पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन वो फुल फ्लेज नहीं तो आधा पार्टनर बनेगा। मैं सर देखो सेक्शन भी क्लियर है, ये सब भी क्लियर है। मैं गया फिर सीधा पार्लियामेंट्री हिस्ट्री खोला, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री और कमिटी की रिपोर्ट खोला। तो पार्लियामेंट में इस बात की चर्चा का जिक्र है, हालांकि उस समय पार्लियामेंट नहीं था, उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था, ब्रिटिश इंडिया चलता था। वो रिपोर्ट के अंदर पूरी पार्लियामेंट्री हिस्ट्री और कमिटी की रिपोर्ट है। कमिटी यानी कि जो लोग होनहार लोग जो लॉ को बनाते जब ड्राफ्ट करते हैं ना, तो उनने अपना इंटेंशन बड़ा साफ दिया था कि भैया माइनर यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको सही बुरे की पहचान नहीं, जिसको अपने अधिकारों के और अपने ऑब्लिगेशन के बारे से जानकारी नहीं, तो अगर हम उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए परमिट कर देते हैं तो वो बेवजह लायबल हो जाएगा। तो टू कीप हिम सिक्योर, उसको सेफ रखने के लिए, और जब तक वो छोटा है, एक उम्र को अचीव नहीं करता, तब तक उसको बेनिफिट देने के लिए हम ये प्रावधान डालते हैं कि जहां जहां पे भी माइनर की लाइबिलिटी है वहां वहां पे माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो उसीलिए उसको सेक्शन 11 के अंदर डिस्क्वालीफाई कर दिया कि जब तू कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा तो तेरी लाइबिलिटी आएगी नहीं। लेकिन साथ में एक बात डाल दिया कि माइनर डिस्क्वालीफाइड तो है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन हर वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें माइनर का बेनिफिट है वो इन्फोर्सेबल रहेगा। ये पूरी कमेटी का डिस्कशन लॉजिक के साथ मैंने भेज दिया। मतलब सर देखो ये है, अब आप बोलो आपको क्या बोलना है। तो फिर रिप्लाई नहीं आया उसके बाद। तो मैंने ये इंटरप्रिटेशन जानने के लिए कि भैया माइनर पार्टनर बन सकता है कि नहीं बन सकता, कि भाई ये लॉ क्या बोल रहा है, वहां पे मे वर्ड यूज किया है कि माइनर मे बी एडमिटेड इनटू द बेनिफिट। तो भाई क्या उसको हम पार्टनर भी बना सकते हैं क्या? कैसा हिसाब किताब है? तो मैंने कमिटी की रिपोर्ट देख ली, मैंने पार्लियामेंट्री हिस्ट्री देख ली। अब ये एक्ट के अंदर तो नहीं था, बराबर है। ये मैं एक्सटर्नल सोर्सेस गया, कमिटी की रिपोर्ट निकाला जिसने ड्राफ्ट किया था, पार्लियामेंट्री की हिस्ट्री को देखा, तो मेरे को समझ में आया कि भैया माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, बरोबर है क्या? ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे ओकेजन में यूज करता है पार्लियामेंट्री हिस्ट्री की। उस समय जब लॉ बना तो क्या डिस्कशन हुआ, डिबेट्स एंड डिस्कशन ऑफ द पार्लियामेंट व्हाइल मेकिंग द लॉ इन रिजॉल्विंग अ क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन, बरोबर है क्या? रेफरेंस टू रिपोर्ट ऑफ कमिटी की जब ड्राफ्ट बनाया जा रहा था तो क्या मंशा थी आपकी बनाने की, आप उसको रिफर कर सकते हो। आप चाहो तो कोई पुराने एक्ट को भी रिफर कर सकते हो, पुराने एक्ट को ध्यान से समझना, अर्लियर और लेटर एक्ट को आप रिफर कर सकते हो। अब जैसे पार्टनरशिप एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट में आपने कहीं पे भी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर देखा क्या? नहीं देखा। ये आपको स्कूल में बिजनेस स्टडी वाले चैप्टर में बता दिया जाता था, बैंकिंग वाली कंपनी तो इतने, नॉन बैंकिंग है तो इतने, वहां कहीं लिखा थोड़ी है। इसीलिए आप पार्टनरशिप का मैक्सिमम कितने पार्टनर होंगे इसका रेफरेंस दिया सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट में। 464 में क्या बोला है पता है क्या? एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन को इलीगल एसोसिएशन माना जाएगा अगर 50 से ज्यादा लोग एसोसिएट हो जाते हैं और वो अपने आप को कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर नहीं करते, तो वो एसोसिएशन इलीगल है। मतलब आप कितने लोग मिलकर एसोसिएट हो सकते हो? 50 लोग तक आप एसोसिएट हो जाओ बिना रजिस्ट्रेशन के, उस एसोसिएशन को पार्टनर माना जाएगा। 50 के अगर आप ऊपर हो आपको पार्टनरशिप अलाउड ही नहीं, आपको कंपनी बनाना पड़ेगा। तो भैया मेरे को अगर ये देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे पार्टनरशिप में, तो पार्टनरशिप एक्ट में थोड़ी दिया हुआ है। पार्टनरशिप एक्ट आया 1932 में, कंपनीज एक्ट 1956, फिर 2013। तो मेरे को मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर किधर मिला? कंपनीज एक्ट 2013 से। तो बोले अगर आपको आपके एक्ट के प्रोविजन समझ में नहीं आ रहे, आप एक्सटर्नल एक्ट में जाओ, अर्लियर और लेटर एक्ट में जाओ, वहां से मतलब निकाल लो। ठीक है। तो ये वाली बात हो गई, अर्लियर और लेटर एक्ट की आप वहां से मतलब निकाल सकते हो, बरोबर है क्या? फिर आप डिक्शनरी मीनिंग भी ले सकते हो।
डिक्शनरी मीनिंग यानी कि कोई पर्टिकुलर प्रोविजन का आपको वो मतलब नहीं समझ में आ रहा है वर्ड का, आप डिक्शनरी मीनिंग ले लो, बराबर है क्या। फॉरेन डिसीजन, अबे फॉरेन डिसीजन तो कितने ले लिए अपन ने, सैलोमन वर्सेस सैलोमन, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस ईबी हॉर्ने, ब्रिटिश वो मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड वर्सेस तुम्हारा ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन, वो मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी। ये सब क्या है, पर्टिकुलर किसी प्रोविजन को इंटरप्रिटेट करने के लिए फॉरेन डिसीजन की अपन हेल्प ले रहे, बराबर है क्या, बहुत बढ़िया। अब यूजेज, ये यूजेज नहीं है, ये यूजेज है, बराबर है क्या, क्या है ये, यूजेज। यूजेज का मतलब कस्टम क्या कह रहा है, अब जैसे मैंने तुमको हुंडी का एग्जांपल दे दिया, उसको आप यूज कर सकते हो, बराबर है क्या। हाँ बिल्कुल, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टुरकांड। अब ध्यान से समझना, मैं आपको डिफरेंस पढ़ा रहा हूं, अपना एड खत्म हो गया, अपने एड खत्म हो गया, बराबर है क्या, ठीक है। एड खत्म होने के बाद मैं इंटरप्रिटेशन वर्सेस कंस्ट्रक्शन के बीच में आपको डिफरेंस बता रहा हूं, ध्यान से समझना। सर आई वांट टू टॉक, जस्ट गिव मी अ फ्यू मिनट, आई क्लियर्ड माय अटेम्प्ट इन दिसंबर 2022 एंड जिसमें सबसे ज्यादा डर लगा था वो था लॉ, और उसमें एग्जाम्पशन है 74 मार्क्स। माय बिग थैंक्स टू यू, थैंक यू श्रद्धा जाजोदिया जी। अरे जाजोदिया जी आप कहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप तो हमारे घर के छत्तीसगढ़ के ही हो ना, आपको तो मेरे याद है अच्छे से, आप मेरे को रिक्वेस्ट किए थे कि सर मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मैं पेंटिंग क्लास भी लेती हूँ, ये सारी चीज होती है करके, मेरे को अच्छे से याद है, आपने मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि सर आप फेवर कर दो, एकदम आपको मैं जानता हूँ अच्छे से, और बहुत अच्छा लगा कि आपका 74 मार्क्स आए लॉ में, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप फाइनल में हो शायद, और अगर बोथ ग्रुप नहीं दिया होगा तो शायद ग्रुप 2 में होगे, तो जो भी लेवल में होगे आपको बहुत बहुत बधाई, बराबर है क्या। चलिए ध्यान से सुनिएगा, अब मैं आपको बताता हूं इंटरप्रिटेशन वर्सेस कंस्ट्रक्शन में, बरोबर है क्या। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, ट्रू सेंस निकालना, जो लिखा है उसको इंटरप्रिटेट कर लिए, मे को मे ही पढ़ना है, ये प्राइमरी स्टेज है। कंस्ट्रक्शन का मतलब कब, जब मे को आपको शेल पढ़ना है, ये एक्सेप्शनल इंटरप्रिटेशन है, कॉमन सेंस लगा के, ये कंक्लूसिव स्टेज है। इंटरप्रिटेशन पहली स्टेज, कंक्लूजन निकालना दूसरी स्टेज, फाइनल स्टेज है, बराबर है क्या, ठीक है। बहुत 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 बढ़िया जाजोदिया जी, मेरा अगस्त में सीएमए फाइनल का भी प्रोडक्ट आ रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग शुरू है, आप किसी से ले लियोगे बहुत अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट, अपने दोस्तों को जरूर बताना, और नहीं लियोगे तो यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। ध्यान से समझना, वो सीएमए फाइनल में बेटा भी, ठीक है, अभी सुनना ध्यान से। अब ना आपके मॉड्यूल के अंदर 3 टर्म दिए हुए, डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट और डीड, बेटा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं आपको अभी अदर लॉ का जो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे ना पास्ट एग्जाम के, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो उसको भी ध्यान से समझ के लेना। एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट, एक है इंस्ट्रूमेंट, एक है डीड, इन तीनों का डिफरेंस आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, समझना क्या होता है, बराबर है क्या। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, कोई भी थिंग, एनीथिंग रिटन इन अ पीस ऑफ पेपर, बराबर है, एनीथिंग रिटन इन अ पीस ऑफ पेपर, पेपर होना चाहिए, उसमें कुछ लिखा होना चाहिए, कुछ भी, ध्यान से समझना। अब जैसे कि मान लो क्लासरूम का माहौल है, एक लड़की है, वो मेरे को पसंद आ गई है, मैंने क्या किया, ब्लैंक पेपर निकाला, उसमें दिल बना दिया, दिल, बराबर है क्या। मैंने एक ब्लैंक पेपर निकाला, उसमें दिल बना दिया और दिल बना के फेंक दिया उसको, बराबर है क्या। मैंने दिल बना के उसको फेंक दिया, बराबर, अब वो दिल बना के फेंका और खोल के देखी, बराबर है क्या। अब ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मामला, मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं बताता हूं कैसे गड़बड़ हुआ, बरोबर है क्या। मैंने तो दिल बना के फेंका, मैंने क्या दिया, दिल बना के फेंका, अब मैं दिल बनाता हूं, ये मैंने बना लिया दिल, बराबर है, थोड़ा दिल मेरा ना सही नहीं आया, अच्छे से दिल बनाता हूं, बराबर है क्या, ये थोड़ा प्रॉपर बना है, बराबर है, ये मैंने बना लिया दिल। अब ये तो मैंने बना लिया दिल, बरोबर है क्या, है ना। एप्पल लग रहा है, थोड़ा और बना लेता हूं, रुको अच्छे से, ताकि आपको ढंग से समझे। अभी ठीक है, ये बना लिया मैंने दिल, बराबर है क्या, ठीक है। अब हुआ क्या भाई, मैंने तो भेजा था दिल, मैंने तो भेजा था दिल, अब उसके पास जब ये दिल पहुंचा ना, तो जब उसने ओपन किया, जब उसने क्या किया, इसको ओपन किया, जस्ट अ मोमेंट, अरे भाई ये सही क्यों नहीं हो रहा है, एक ही सेकंड, हाँ जी, मैंने तो उसको क्या भेजा, दिल भेजा, लेकिन जब तक ये उसके पास पहुंचा, जब तक ये उसके पास पहुंचा, तो उसने क्या किया, ऐसे खोल लिया उसको, ऐसे खोल लिया,
भाई मैंने सीधा दिल भेजा था, उनने उल्टा दिल खोल लिया। अब इनका मतलब वो कुछ अलग ही निकाल रही, मैंने भेजा था सीधा। समझ पा रहे हो क्या तुम? वो मतलब उल्टा निकल गया। वो फिर टीचर दे रहा है, टीचर को दिखाया, बोले देखो मेरे को ये भेज रहा है करके, बरोबर है क्या? दे सुटाई पे सुटाई। अब डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप तुम उसको ऐसा कुछ बोल रहे हो, इसका मतलब तुम उसको ऐसा कुछ बोल रहे हो, उसने ऐसा मतलब निकाल लिया। पॉइंट ये आ रहा है, ध्यान से समझना इसको। पॉइंट ये आ रहा है भाई, एनीथिंग रिटन इन अ पीस ऑफ पेपर उसको डॉक्यूमेंट बोलना है। एनीथिंग रिटन इन अ पीस ऑफ पेपर आपको उसको डॉक्यूमेंट बोलना है, बरोबर है क्या? अब इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या? देखो वो उसका मतलब निकला, वो डॉक्यूमेंट हो गया, बराबर है क्या? ध्यान से समझना। अब इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, बरोबर है क्या? इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये है, डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग राइट्स एंड लाइबिलिटी। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें एक पार्टी का अधिकार आएगा और एक पार्टी का ऑब्लिगेशन आएगा, बराबर है क्या? यानी कि ऐसा पेपर में कुछ लिखा हुआ है, लिखे होने के साथ साथ राइट्स और लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। अब अभी जो मैं आपको पेपर दिखाया था, अभी जो मैं आपको पेपर दिखाया, क्या इसमें कोई राइट्स एंड लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है क्या? इसमें कोई राइट्स एंड लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है क्या? नहीं, ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है। लेकिन ऐसा कुछ भी चीज जो पेपर है जिसमें राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट हो, उसको बोलेंगे इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि मैंने क्या बताया, चेक। जैसे कि मैंने क्या बताया, चेक, एवरीबॉडी, बराबर है क्या? अब इंस्ट्रूमेंट के बाद डीड। बोले डीड एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जो साइंड होती है बाय पार्टीज और अटेस्ट होती है विटनेस के द्वारा। डीड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट बोल दिया यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें राइट्स एंड लायबिलिटी भी क्रिएट हो रही है, साथ साथ में अटेस्ट भी किया जा रहा है, पार्टी साइन भी कर रही है, अटेस्ट भी किया जा रहा है विटनेस के द्वारा। इसको अपन बोल देंगे लोन कॉन्ट्रैक्ट, बराबर है क्या? लोन कॉन्ट्रैक्ट। अब मेरी बात को सुनना, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं दैट एवरी डीड इज एन इंस्ट्रूमेंट बट एवरी इंस्ट्रूमेंट इज नॉट अ डीड? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि भाई एवरी डीड इज एन इंस्ट्रूमेंट बट एवरी इंस्ट्रूमेंट इज नॉट अ डीड? बराबर है। क्यों भाई? हर डीड में इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि वो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है, बट हर डीड एज एन इंस्ट्रूमेंट, बट हर इंस्ट्रूमेंट डीड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट को अटेस्ट कराने की जरूरत नहीं, बराबर है क्या? अब अगर मैं बोलूं एवरी इंस्ट्रूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट बट एवरी डॉक्यूमेंट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट, ये भी सही रहेगा क्या? एवरी इंस्ट्रूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट बट एवरी डॉक्यूमेंट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट। अब ये जो है, ये डॉक्यूमेंट जरूर है लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसमें कोई राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हो रहा है, बराबर है क्या? इसमें कोई राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हो रहा। इस पे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन में मजाक करना चाहूं तो अगली भी इसी इंस्ट्रूमेंट जो उसने उल्टा करके खोजा था, उसने यस लिख के भेज दिया, तो अब राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट हो सकता है। एग्जाम्पल मतलब मजाक वाला है, समझे क्या? अगर उसने यस लिख के भेज दिया तो फिर थोड़ा हो सकता है तकलीफ, बरोबर है क्या? तो आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि भैया डॉक्यूमेंट में ऐसा है कि कुछ भी लिखा है वो डॉक्यूमेंट है, लेकिन उस लिखे के साथ साथ कुछ राइट्स एंड लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, राइट्स एंड लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, उसको बोलेंगे इंस्ट्रूमेंट। अब उसको अटैच भी किया जा रहा है तो उसको बोलेंगे डीड। क्या तुम मेरे साथ हो एवरीबॉडी? बराबर है क्या? ठीक है। अभी समझना, सारे डीड इंस्ट्रूमेंट तो हैं लेकिन सारे इंस्ट्रूमेंट डीड नहीं है। सारे डीड जो हैं वो डॉक्यूमेंट तो हैं लेकिन सारे डॉक्यूमेंट डीड नहीं है। सारे इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट तो है लेकिन सारे डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। एवरीबॉडी, ये चीजें समझ में आ रही? तीनों, ये तीनों लाइन आपको समझ में आ रही है मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि हर इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट है बट हर डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बराबर है? एवरीबॉडी, आर यू विथ मी? आर यू विथ मी लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स? तो ये आपको पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब मैं आता हूं इसेंशियल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स में, बराबर? इसेंशियल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है कि डॉक्यूमेंट होने के लिए सबसे पहले कोई भी मैटर हो, कोई भी मैटर हो वो लिखा होना चाहिए, बराबर है क्या? रिकॉर्ड, रिटर्न और डिस्क्राइब, कुछ भी लिखा हो, रिटर्न और डिस्क्राइब, सब्सटेंस, इंटेलेक्चुअल या मीनिंगफुल, उसको बोल दिया जाएगा। अगर वो कैपेबल ऑफ कम्युनिकेटेड हो तो डॉक्यूमेंट। अब एक एक करके जाना, चार चीज चाहिए, कोई भी मैटर हो, रिटर्न हो या डिस्क्राइब्ड हो, उसका कुछ तो मीनिंग निकलना चाहिए, वो कैपेबल ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, बराबर है क्या? ठीक।
उसको डॉक्यूमेंट बोलेंगे। अब मेरे को एक बात बताना भाई, यहां पे क्या इसमें कोई मैटर है? हाँ भाई मैटर है। क्या इसके अंदर कुछ भी डिस्क्राइब किया हुआ है? बोले हाँ इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। क्या इसके अंदर कुछ मीनिंगफुल है? बोले हाँ बहुत ज्यादा मीनिंग है इसके अंदर। क्या आप इसको कम्युनिकेट कर सकते हो? बोले हाँ, दिल बनाया, दिल बनाया एक मैटर है, डिस्क्राइब किया है कि ये मेरा दिल है। क्या इससे कुछ मीनिंग निकल रहा है? बोले हाँ इससे मीनिंग निकल रहा है। क्या आप इस मीनिंग को कम्युनिकेट कर सकते हो? बोले हाँ कर सकते हैं, इसीलिए तो यस आया था। तो बस बोले यही डॉक्यूमेंट है, बोले यही डॉक्यूमेंट है। चार चीजें आपकी हो गई, यही डॉक्यूमेंट बन जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? कम ऑन एवरीबॉडी, आर यू विथ मी? बरोबर है क्या? अब इंटरप्रिटेशन दो प्रकार का, एक हो रहा है अपना लीगल, एक हो रहा है अपना डॉक्ट्रिनल। ध्यान से समझना, बराबर है क्या? एक ऐसा ऑथेंटिक लीगल इंटरप्रिटेशन होता है जो इंटरनल है, रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है। एक यूजुअल है जो रिकॉग्नाइज्ड बाय क्या? कस्टमर, कस्टम के द्वारा है, कस्टमर नहीं कस्टम। उसी प्रकार से अगर आप कंस्ट्रक्शन की बात करोगे तो कंस्ट्रक्शन कितने प्रकार के समझना, एक होता है रिस्ट्रिक्टिव और एक होता है एक्सटेंसिव। मींस लिखा हुआ है यानी कि रिस्ट्रिक्टिव कंस्ट्रक्शन होगा, इंक्लूड्स लिखा है एक्सटेंसिव कंस्ट्रक्शन होगा। कुछ डेफिनेशन मींस और इंक्लूड्स दोनों होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट कंपनी, उसमें मींस भी है इंक्लूड्स भी है। फ्रॉड का डेफिनेशन मींस भी है इंक्लूड्स भी है। एसोसिएट कंपनी मींस भी है इंक्लूड भी है। तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव और रिस्ट्रिक्टिव दोनों कंस्ट्रक्शन। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? कभी कभी देखो जैसे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में ना वर्कमैन की डेफिनेशन दी है, तो वर्कमैन बोला तो समझ में नहीं आ रहा कि मेल आएगा कि फीमेल आएगा, एम्बिगुअस कंस्ट्रक्शन है। डेफिनेशन पढ़ा तो पता चला मैन और वुमेन दोनों है। बस इसको आप इग्नोर कर दो, इसको जाने दो। यहां पे आके आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के युद्ध स्तर पे रिवीजन खत्म होता है, कंटेंटफुल। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं। क्वेश्चन ना जितना मैं आपको पढ़ाया हूं वही क्वेश्चन आएंगे, आप देख लेना उसको। ये वाली जो पीडीएफ है ये मेरे रेगुलर स्टूडेंट को ऑलरेडी गूगल ड्राइव में दी हुई है, जो अपकमिंग अटेम्प्ट वाला है। पुराना कोई होगा तो उसके कंटेंट अलग थे, अपकमिंग वाले को दिया हुआ है। तो देखो आपको क्या दिया है, बार बार आपको देखो दिसंबर 21 में मिस्चीफ रूल पूछा हुआ है, तो मिस्चीफ रूल अपने को समझ में आ गया। आप 3-4 बार उसको पढ़ लो, उसके कीवर्ड हाईलाइट कर लो, आप एग्जांपल फ्रेम करके खुद ही लिख सकते हो। हिस्टोरिकल सेटिंग और फॉरेन डिसीजन के बारे से आपको शॉर्ट नोट्स बोला है, देखो 3-3 मार्क्स के अभी पढ़ा है, वही आप 2-3 बार उसको पढ़ लो, कुछ एग्जांपल फ्रेम कर लो, वहां पे लिख दो, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। मेरा ही वाला एग्जांपल डाल दोगे माइनर वाला, कुछ बेसिक प्रोविजन लिख के, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो मीन्स और इंक्लूड्स का मतलब क्या है, तो बोले आपको बताना है कि मीन में रिस्ट्रिक्शन का रिस्ट्रिक्टिव कंस्ट्रक्शन है, इंक्लूड्स में आपका एक्सटेंसिव हो जाता है। एग्जांपल देखो यहाँ पे नीचे में एग्जांपल दे दो, बात बन जानी है। एग्जाम्पल जरूर डालना इसका, जब आंसर लिखोगे हर प्रोविजन में इसमें एग्जाम्पल बनता है और एग्जाम्पल के मार्क्स मिलेंगे। इंस्टीट्यूट अपने सजेस्टेड आंसर में भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, बराबर है क्या? फॉरेन डिसीजन कब यूज करना है ये पूछ रहा है। अब ना एक यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान से समझना। बोल रहा है सोहेल करके एक डायरेक्टर है कंपनी का, वो पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं था, एक बिजनेस हो रहा था, बट उसकी सिस्टर इंटरेस्टेड थी, उसकी सगी बहन। तो बोले जब मैं पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं हूं, जब मैं पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं हूं, ऐसा सोहेल सोचा, तो बोले मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं, मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है। बोले मेरी बहन का पर्सनल इंटरेस्ट है। गलत गया, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन लगाएंगे और सेक्शन 102 का रेफरेंस लेंगे। 102 क्या बोलता है? 102 का सब सेक्शन नंबर 1 क्या बोलता है? आपको अपना नेचर ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना है, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे अदरवाइज हो। अरे माना तेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, तेरा कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं, अदरवाइज तेरी बहन का तो इंटरेस्ट है, आप इसको रिस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते कि भैया मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है तो मेरे को नहीं बताना है, आपको बताना पड़ेगा। आप यहां पे ये नहीं बोल सकते कि अरे भैया मेरा पर्सनल इंटरेस्ट थोड़ी है, मेरी बहन का है। आप इसका नैरो इंटरप्रिटेशन नहीं कर, आपने गलत किया। चलिए अभी क्लियर है मेरे ख्याल से। अगेन देखो एक्सटर्नल एड बोला है, 3 मार्क्स का दिया है, बोले एक्सटर्नल एड बता दो। आप पूरा याद रहेगा, डिक्शनरी, फॉरेन डिसीजन आपको याद हो गया, पार्लियामेंट का हिस्ट्री आ गया, रिपोर्ट कमिटी आ गई, यूजेज आ गया, आप ये सारी चीजें बोल सकते हो। अभी ठीक है, 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 अभी ठीक है मेरे भाई और बहनों, अभी लैग नहीं है, अभी लैग नहीं है, अभी लैग नहीं है, 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 अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखो प्रोविजो के बारे से पूछा है, 3 मार्क्स का, जो मैं आपको ऑलरेडी अभी पढ़ा दिया। इफेक्ट ऑफ यूजेस पूछा है, ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया। प्रीएम्बल के बारे से मैंने 2-2 3-3 एग्जांपल दिए, यहाँ पे हो गया। अब आप बोल रहे हैं मैंडेटरी और डायरेक्टरी को कैसे समझोगे, तो आपको पता है शेल और मे से समझोगे।
बस प्रोविजन एक्सप्लेनेशन, आपको ना पर्टिकुलर देखो टर्म पूछ रहा है, मिस्चिफ रूल के बारे से पूछा है, मेरा वाला एग्जांपल लिख दोगे, पॉइंट्स लिख दोगे चलेगा, मिस्चिफ रूल हो गया, डिक्शनरी डेफिनेशन, आपको एक 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 पॉइंट उठा उठा के इसमें पूछ रहा है। मैंने जितनी चीजें आपको पढ़ाई है A to Z चीजें यहाँ पे सब के सब कवर है, बराबर है क्या, यही सारी चीजें हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे मेरे भाई और बहनों, यहां आके आज हम सीए इंटर का युद्ध स्तर में डिटेल्ड डिटेल्ड रिवीजन यहां पे आके खत्म करते हैं। किसी को भी पिछला बैकअप चाहिए होगा, आप मेरी टीम को फोन करके ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लाइव चैट मिलेगा, वहां से आप ले सकते हो, नोट्स भी और सारे मटेरियल भी एक नॉमिनल कॉस्ट पे, बराबर है क्या। अगर आप देखने जाओ तो टोटल अपने को 22 दिन लगे इसको, और 22 दिन में अपन ने 2 से 2.5 घंटे रोज पढ़ा है, लगभग लगभग 45 घंटे के आसपास अपन ने रिवीजन किया है अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर लेक्चर, बराबर है क्या। सौरभ जी आप संपर्क करके बात कर लीजिए इसके संबंध में, बराबर है क्या। हाँ बिल्कुल, अब मैं आप जितने भी सीए इंटर वाले हो, सीए इंटर वाले जितने भी हैं, मैं आपको अलग से यूट्यूब पे अनाउंसमेंट दूंगा जिसपे हम एमसीक्यू करेंगे। 2 दिन अपन एमसीक्यू के लिए निकाल लेंगे, 2 दिन अपन राइटिंग प्रैक्टिस के लिए निकाल लेंगे। मैं कुछ 10 से 15 क्वेश्चन मोटा मोटा ऐसे निकालूंगा एकदम इंपॉर्टेंट, जिसकी अपन और अच्छे तरीके से राइटिंग प्रैक्टिस कर लेंगे। तो 2 दिन एमसीक्यू के लिए कर लेंगे, 2 दिन अपन राइटिंग प्रैक्टिस के लिए कर लेंगे, और अपना पूरा तैयारी हो जाएगा। फिर अपन सीधा मिलेंगे 1 डे बिफोर, आपके एग्जाम के 1 दिन पहले मिलेंगे, बराबर है क्या। मैं आते रहूंगा सुजन जी, बीच बीच में आते रहूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है जी। शुक्रिया 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 एवरीबॉडी, शुक्रिया शुक्रिया, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सर आपने मुझे पहचाना नहीं, मैंने आपको मेडल्स के फोटोज डाले थे, आपको याद है क्या सर। बेटा वापस से डाल दे यार, बहुत टाइम हो गया होगा, अभी ऐसे ख्याल नहीं आ रहा है, माफी चाहता हूं उसके लिए, बट आई एम वेरी ऑनेस्ट कि वो मेडल वाली बात याद नहीं आ रही। तू मेरे को पता है दिशा जोशी करके बहुत टाइम से मेरी स्टूडेंट है, तेरा नाम याद है, बट वो मेडल वाली चीज मुझे याद नहीं। तेरा नाम बहुत पहले से पता है कि तू स्टूडेंट है अपनी, बराबर है क्या, ठीक है। हाँ अतुल द्विवेदी जी कह रहे हैं सर आपकी बहुत याद आएगी, मत जाओ छोड़कर, बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा है भाई तू, कमेंट सेक्शन में बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा है, रोना धोना मचा के रखा हुआ है। यही हूं मैं भाई, आते रहूंगा। अभी 2 दिन एमसीक्यू के लिए मिलना है, 2 दिन राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मिलना है, उसके बाद एग्जाम में मिलना है, फिर फाइनल में मिलना है। कहा तुम क्या कर रहे हो, ठीक है चलिए। हाँ हाँ कार्तिक भाई 50 रुपए काट, तो उसका ओवर एक्टिंग का 50 रुपए काट। हाँ चलिए, अब गाना गाने बोल रहे हो भैया, आज गाना तो मैं स्टार्टिंग में ही गा दिया, गाना तो मैं स्टार्टिंग में ही गा दिया हूं आज। हाँ ठीक है चलिए, चलो एक गाना सर्च कर लेता हूं तुमने से वापस से, थोड़ा फटा बेसुरा फिर से गाने था वो, एक मिनट को सर्च करने दो। एक जबरदस्त गाना मिला है, वो गाया जाए आप लोगों के लिए। हाँ 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 हाँ। रात को नींद नहीं आई, मैं जिम्मेवार नहीं हूं, बराबर है क्या। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी नजरें तो गिला करती है, तेरे दिल को भी सनम तुझ से शिकायत होगी,
तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम, फिर आज इधर आया हूं मगर ये कहने मैं दीवाना, खत्म बस आहे होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। थैंक यू। आज रात को आप सो नहीं पाओ, इसका जिम्मेवार मैं बिल्कुल नहीं हूं। आपके कान के पर्दे फटे हो, मैं इसका जिम्मेवार बिल्कुल नहीं हूं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हाँ, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। चलिए, बहुत मजा है आप लोगों के साथ। मैं अगला अनाउंसमेंट बहुत जल्द करूंगा, बराबर है क्या? बहुत जल्द करूंगा कि कब अपन मिल रहे हैं। अपन एमसीक्यू और राइटिंग प्रैक्टिस इसको भी कंक्लूड करके खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू ऑल। मिलते हैं ब्रेक के बाद, नेक्स्ट अनाउंसमेंट में मिलते हैं। दिस साइड CS अर्जुन छाबड़ा साइनिंग ऑफ, अंटिल वी मीट अगेन, बाय बाय, टेक केयर।